मैं यूज कर लेता यस मैम। चलो हमारा अभी ट्रेडमार्क के अंदर पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क मैनेजमेंट। पोस्ट रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अब हम उसको मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो अगर तुम्हारा पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क मैनेजमेंट है तो उसके अंदर ये बोले हुए हैं कि क्या आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद ट्रेडमार्क्स को चेंज कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। मैनेज इन द सेंस इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस, मैंने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया, अब मैंने कोई लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज कर दी है या कोई तरीके से मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मुझे ट्रेडमार्क चेंज करना है। लोग करते हैं ना चेंज, बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रेडमार्क्स चेंज करते हैं। तो इज़ दैट अलाउड? तो यहाँ पर पोस्ट रजिस्ट्रेशन में वो वाली चीज़ें कि एक बार आपका प्रोडक्ट रजिस्टर हो गया है, उसके बाद अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो कैसे चेंज करोगे। सो मैंने बोला कि इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन इट इज़ अलाउड, आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो, बस वो नॉर्मल की क्या प्रोविजन जो है वो सब लिखा हुआ है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर टू रिकॉर्ड द पोस्ट रजिस्ट्रेशन चेंजेस pertaining to proprietor name, address for service assignment, user etc. in the register of trademarks by filing a request on the prescribed form। मतलब सिंपल, अगर आपका हो चुका है रजिस्ट्रेशन, नाउ यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बस फीस दे दो और मेन चेंजेस तुम्हारे यही सारे वाले हो रहे हैं, बंदे का नाम, प्रोप्राइटर, ये वो। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप कंपनी किसी और को बेच देते हो, गोइंग कंसर्न किसी और को बेच देते हो, तो जो बंदा अब ओनर है वही बंदा ट्रेडमार्क का भी ओनर हो गया, तो इसलिए प्रोप्राइटर का नाम भी चेंज हो सकता है। एंड ऑल ऑफ दोस केसेस इट कैन बी चेंज इन केस द कंसर्न ऑफिसर एग्जामिन्स in case the concerned officer examining the request raises some objection and requires some compliance on part of the applicant, the same should be processed ordinarily within 30 days from date of compliance of the applicant। मतलब सिंपल, अगर कोई बंदे ने कोई ऑब्जेक्शन, एग्जामिनर ने तुम्हारी, एग्जामिनर था ना हमारा स्टार्टिंग में, एग्जामिनर कंट्रोलर, ये सारे लोग, तो अगर इसने कोई ऑब्जेक्शन या कुछ भी बोला है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई तुम्हें बोला है कि भाई इस चीज़ को ठीक करके दो, तो अगेन 30 दिन में रिप्लाई करना पड़ता है तुमको, तो 30 दिन में तुम कोई बात नहीं, कोई स्टार्टिंग में नहीं चलेगी बात। हाँ, अभी हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं ना, बंदा चेंज हो रहा है। अच्छा, बंदा भी चेंज हो सकता है तुम्हारा, या कोई मार्क में चेंज, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। उसके बाद इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस ऑफ रजिस्ट्री टू सेंड 1 month नोटिस टू द प्रीवियस रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर इन केस एनी चेंजेस। मान लो मैंने अब नया रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, या मेरे नाम पर रजिस्ट्रेशन होने वाली है, तो वो वाले लोग, रजिस्ट्री वाले लोग, पुराने वाले प्रोप्राइटर को भी एक नोटिस भेजेंगे। नोटिस क्या भेजेंगे कि भाई ये नया वाला एप्लीकेशन आया है, मतलब तुम सहमत हो ना इससे, सच में ये बंदा तुम्हारा कंपनी ले रहा है, सच में ये बंदा तुम्हारे ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर बनना है और ये चेंजेस कर रहे हैं, इज दैट अलाउड? तो एक बार उस बंदे को चांस दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा टू रिपोर्ट। वो भी 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में अगर जवाब दे दिया, नहीं तो चलो बात आगे बढ़ी जाएगी। तो उन्हें 1 month का टाइम दिया, और उसके बाद इन केस एनी चेंजेस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बाय वे ऑफ असाइनमेंट, ट्रांसफर जो भी है फाइल्ड, इन दिस केस द रिक्वेस्ट कैन बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 month नोटिस, 1 month नोटिस पीरियड एज मेंशन्ड अबव। बढ़िया, उसको 1 महीने का टाइम दिया और बाद में इवेंचुअली आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? सिंपल था, कल वैसे दिमाग में चल रहा था, यहाँ तक ठीक है। आगे, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पोस्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट शैल बी एग्जामिन्ड एंड प्रोसेस्ड सीरियली बेस्ड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिक्वेस्ट एंड डेट ऑफ कंप्लायंस। यहाँ पर तो सेम चीज़ आ गई कि आपका सीरियली आपका देखा जाएगा, जो भी प्रायोरिटी बेसिस पर देखा जाएगा, क्योंकि हमने बोला था ना कि आपको प्रायोरिटी बेसिस ही देखना पड़ता है। यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट वाला एक तरीके से होता है, द पर्सन हु गेट्स इट रजिस्टर्ड फर्स्ट might have a advantage over the other, इसलिए सीधे लिख हो गया, the renewal request received by the registry are processed through an automated ATM system on the date of filing the request। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है? पूरे प्रोसेस में किसी को भी कोई भी डाउट है? श्योर हो? यहाँ तक तो हमने स्टार्टिंग में पूरा प्रोसेस, एग्जामिनर कंट्रोल, जर्नल, ऑब्जेक्शन हुआ तो क्या, फिर ऑपोजिशन में भी उनको मौका दिया, उन्होंने जवाब दिया, सब कुछ हमने देख लिया। उसके अलावा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में कोई चेंजेस करें, मतलब प्रोप्राइटर वाले या कोई लोगो वाले या कंपनी वाले या नेम या एड्रेस या कोई सर्विस वाले, कोई भी आप चेंजेस करें, वो सब भी चेंजेस अलाउड है। प्रोवाइजो क्या है कि आपका अगर वो बंदे ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, यानी कि जर्नल की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि अगर एग्जामिनर कंट्रोलर ने ऑब्जेक्शन उठाया है तो और आपसे कुछ रिप्लाई मांगा है, तो आप 30 दिन में उसको एड्रेस करो। नंबर 1, वंस इट इज अप्रूव्ड बाय द एग्जामिनर, इट विल अगेन बी इंटीमेटेड टू द प्रीवियस वाला बंदा, प्रीवियस प्रोप्राइटर।
जर्नल में डालने की बात नहीं करिए दोबारा। प्रीवियस प्रोप्राइटर को बताया जाएगा, प्रीवियस प्रोप्राइटर 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, 1 महीने के टाइम में अगर उसने जवाब दिया तब भी, नहीं दिया तब भी, फिर आगे बढ़ जाएंगे। प्रीवियस प्रोप्राइटर कौन सा? अब हम चेंज कर रहे हैं ना, जैसे हम तो ट्रेडमार्क ही चेंज कर रहे हैं। हम नहीं, कौन सा बंदा? सिर्फ ट्रेडमार्क यहाँ पर बोले कोई भी तरीके का चेंज हो सकता है, बंदा भी चेंज हो सकता है। मान ले मैंने मेरी क्लासेस तुम्हें ट्रांसफर कर दी, चल तू ऐसा कर, तू मोहाली में एक ब्रांच खोल ले। नहीं, अगर आपने सिर्फ ट्रेडमार्क चेंज किया, आपने बंदा ही नहीं चेंज किया तो तो फिर प्रीवियस वाले को नहीं जाएगा। ये एज द केस में भी टाइप हो गया कि अगर बंदा चेंज हो रहा है तब उसको जाएगा, नोटिस नहीं होगा तो नहीं जाएगा नोटिस। सिंपल। ERS क्या था? हम्म ERS 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 कहाँ है? रिलीज ऑफ दूसरे शायद वो एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स ऐसे रिपोर्ट्स जहाँ पर ये सही यार ऐसे एग्जाम में करते हैं रिपोर्ट्स ही है ना, एस रिपोर्ट्स वाला एस होगा। एग्जामिनर रिपोर्ट्स एग्जामिनेशन। मैं तो समझ नहीं था। मैंने कोई objection यहाँ तक नहीं कोई था। डाउट है? अपील भी होती है ना इसमें, हम्म अपील भी होती है। हाँ, अपील होती है फाइनली। अब ये जो अपील होगी वो भी तुम्हारा बस लास्ट में हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे, वही एग्जामिनेशन वाले अपील हो जाएगी। इफ एनी पर्सन डज नॉट एग्री, या तो कोई भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम है कि भाई कंप्लेंट इज नॉट ड्यूली लिसन्ड या ऑब्जेक्शन इज नॉट ड्यूली लिसन्ड, व्हाटएवर द केस में भी, तो वो चीज़ यहाँ पर एड्रेस हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे तुम्हारा अब यहाँ पर देख ले, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल। एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल में क्या होगा, हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि द पर्सन हु इज गेटिंग हिज मार्क रजिस्टर्ड हैज टू हैव अ डिस्टिंक्ट, पॉइंट नंबर 1, उसके सेपरेट करना चाहिए दूसरे प्रोडक्ट से, पॉइंट नंबर 2, राइट। इट हैज टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम एक समान या एक बंदे के गुड्स को दूसरे बंदे के गुड्स से डिफरेंशिएट कर पाए। यहाँ तक ठीक है। और उसी ही बेसिस के लिए, ताकि कोई और बंदा आपका ट्रेडमार्क कॉपी ना करे, आप उसको रजिस्टर करवाते हो, राइट। यहाँ तक हमें सारी क्लैरिटी है। पर अब मेरे को अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है ट्रेडमार्क का, तो इट ऑल्सो हैज़ टू बी यूनिक वाला ना। मतलब हम, अगर आप कोई डॉग पाल रहे हो और उस कुत्ते का नाम कुत्ता ही नहीं रख दोगे ना, कुछ रखोगे नाम, तो हम ये बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा जेनरिक भी नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे बोल दो कि भाई मैं तो चीनी बेच रहा हूँ, मेरे ब्रांड का नाम चीनी, ऐसा नहीं चलेगा। ये ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल है, दिस इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि कोई और बंदा जो सेम प्रोडक्ट बेच रहा होगा वो भी तो इस वर्ड का यूज करेगा। ही विल ऑल्सो सेल शुगर, ही विल ऑल्सो बी सेलिंग दैट प्रोडक्ट, राइट, तो विल यूज इट। अगर मैं चावल बेच रहा हूँ, नाम रख दिया चावल लिमिटेड, ऐसा नहीं पर चलेगा। आपके बॉटल पे तो पानी लिखा हुआ था। हिम पानी था वो, हिम पानी, हिमालय का पानी था वो। बाकी उन पे इंफ्रिंजमेंट का कर सकते, देख लेते क्या रजिस्टर हो गया ना, लेकिन उनमें भी मैगी का और प्लस वही उसके ऊपर देख आर लिखा है कि टीएम लिखा है। किराया, किस पेज पे? ये हिम पानी है ना। रेंट आर। नहीं ये नहीं, नहीं पानी नहीं है, दूसरी हेलो। क्वालिटी। आपके पास ही है। दूसरी मेरे रेंट है अच्छा हाँ, वो बड़ी वाली बोतल लिख रहा हूँ, हैं? देखेंगे उसमें। तो अब ये सारी चीज़ें थी, राइट। तो हम यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल में ये सारी बातें बोल रहे हैं कि आपके एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल में हर बार ऐसा होगा कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा जेनरिक नेम यूज़ कर रहे हो, वो नहीं अलाउड है, ठीक है। आप कोई रिलीजियस नेम यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हनुमान जी का को तुमने रेस्टोरेंट खोल लिया और ट्रेडमार्क लगा दी, और वहाँ पर मस्त ऐसा मज़े से तुम चिकन बेच रहे हो, तो घबरा जाएंगे लोग कि भाई ये क्या हो गया। अब यहाँ पर तुमने किसी भी बंदे का ट्रेडमार्क नहीं इन्फ्रिंज किया है, पर किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए, राइट। तो हम हर जगह पर इनको एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल बोलते हैं। कोई तुम्हारा मार्क है जो ऑब्सीन है या दिखने में गलत लग रहा है या लग रहा है कि सही नहीं है। इफ यू गाइस हैव रिमेंबर अबाउट मिंत्रा का पुराना लोगो, चेंज करो मैंने। मिंत्रा का पुराना लोगो इसी चक्कर में चेंज हुआ था, अगर किसी को याद हो तो। याद है। तो अभी रहने दे। तो अब ये सारे तो अब
दैट लोगो वाजंट इटसेल्फ कुछ गलत नहीं था, बट किसी बंदे ने एक दिन बोल दिया कि ये तो ऐसा लग रहा है या कुछ, देयर वाज एन ऑब्सीन थिंग, तो उसके बाद से इट वाज वेंट वायरल और फिर बाद में देन दे हैड टू चेंज इट. सो देयर आर वेरियस वेज. मेरे कॉलेज का आईडी कार्ड नहीं है. So there are various ways which might be absolute grounds for refusal. ठीक है, अब absolute ground में एक और सबसे ज़्यादा लॉजिकल वाला ग्राउंड ये आएगा कि आप कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, और सेम बंदा कोई और सेम सामान कोई और बंदा भी बेच रहा है और आप दोनों के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी क्या वो आइडेंटिकल है. ठीक है, तो ये भी एक एब्सोल्यूट ग्राउंड हो गया. मार्क भी आइडेंटिकल है, प्रोडक्ट भी आइडेंटिकल है, ट्रेडमार्क. ठीक है, दोनों चीज़ आइडेंटिकल होगी तो ये भी एब्सोल्यूट ग्राउंड हो गया. यहाँ तक ठीक है. तो एक बार फटाफट से एब्सोल्यूट ग्राउंड के हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं. सी 9(1) ऑफ द एक्ट, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना प्लीज. 9(1) ऑफ द एक्ट containing provisions relating to absolute grounds for refusal for registrations prohibit registration of those trademarks. ठीक है, 9(1) के अंदर absolute grounds है कि भाई ये वाली अगर वजह हुआ तो पक्के से पक्का आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होगा. पॉइंट नंबर 1, which are devoid of any distinctive character, that is to say not capable of distinguishing the goods or services of one person from that of the other. कोई distinctive character ही नहीं है, कुछ अलग लिखा ही नहीं है तुमने. ठीक है, तो वहाँ पर भी नहीं अलाउड होगा. सेकेंड, which consists exclusively of marks or indications which may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, values, geographical origin or the time of the production. अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ यही बता रहा है कि वो प्रोडक्ट है क्या. अगेन वो जैसे हमने चीनी का एग्जांपल लिया या हमने ये बोला कि भाई बी सेकेंड पॉइंट, हाँ बी पॉइंट. ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये आपका प्रोडक्ट कोई भी तरीके से सेम ही है. अगर मैं कोई भी सामान बेच रही हूँ जिस पर मैंने उस सामान का ही नाम लिख दिया है तो कोई और बंदा भी तो चीज़ यूज़ करेगा ना. अगर मान लो मैं आई एम सेलिंग यू राइस, उस राइस पर हमने वो एक फोटो डाल दी कि भाई चावल की बोरी है, उसमें चावल गिर रहे हैं, कुछ यही सारा होता है यूजुअली, सब थैलों पे यही होता है. ये जो चीज़ है दिस इज अ जेनरिक फिगर, दिस इज जेनरिक इमेज विच इज यूज्ड बाय एवरीबडी. तो आप इस चीज़ को आज ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवा सकते. आपका नाम चावल को रजिस्टर करा दिया, मतलब होएगा नहीं चावल, नहीं होएगा. वो इस पॉइंट में बता रखा है ना सर. हाँ, ठीक है, क्या कि- लिखे मतलब इसमें पढ़ कि के समझ आप नहीं आ रहा. कि हमने ये बोला है कि वो क्रॉस लगा दिया. हमने ये बोला है कि आपका जो भी मार्क है, आइडेंटिफिकेशन है या ये सब जो भी है ना, उस नाम से सिर्फ प्रोडक्ट की क्वांटिटी या क्वालिटी या जगह बताई जा रही है. ठीक है, मान लो मैं दार्जिलिंग से चाय लेकर आई और फिर मैंने लिख दिया नाम दार्जिलिंग टी. ठीक है, दिस दार्जिलिंग इज नॉट अ ट्रेडमार्क, इट इज समथिंग एल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जोग्राफिकल इंडिकेशन कि भाई ये प्रोडक्ट वहाँ का है, आप ये इसको जोग्राफिकली इंडिकेट कर सकते हो. पर दार्जिलिंग कैन नॉट बी अ ट्रेडमार्क. कोई और बंदा अगर दार्जिलिंग की चाय बेच रहा है तो वो भी वर्ड यूज कर पाएगा. तो हम अगर उस वर्ड से सिर्फ उस चीज़ की क्वांटिटी, क्वालिटी या कुछ ऐसे प्रोडक्ट क्या है या तो किस जगह को लोकेट करता है, सिर्फ यही बता रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ ट्रेडमार्क, इट इज़ अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल. योर ट्रेडमार्क, योर वर्ड विल नॉट बी रजिस्टर्ड एज एन ऑथेंटिकेटेड ट्रेडमार्क. पॉइंट समझ में आया पक्का? तो पहला डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, दूसरा वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता ही रहा है, कुछ अलग से नाम दे ही नहीं रहा. नेक्स्ट सी पॉइंट, which consists exclusively of marks or indications which has become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade shall not be registered. For example, कोई भी चीज़ जो तुम्हारे नॉर्मल कोर्स में अब यूज़ हो रही है, हम जब कोई फोटोकॉपी कराते हैं, हम क्या बोलते हैं, जेरोक्स करा दो. जेरोक्स इज नॉट फोटोकॉपी करना, जेरोक्स मशीन का नाम है, ब्रांड है, वो एक कंपनी है, राइट. पर वो कितना ज़्यादा जेनरिक हो गया है कि आज अगर हमको फोटोकॉपी करानी हो तो बोले कि जेरोक्स करा दो, राइट. तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कस्टमरी, कोई वर्ड, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कस्टमरी हो चुकी है, दोज कैन ऑल्सो बी नॉट बी यूज्ड. मतलब वो भले कोई कैरेक्टर को नहीं हो, कुछ एग्जैक्टली उसका मतलब नहीं हो, पर अगर वो चीज़ यूज़ हो रही है तो फिर हमने बोलेंगे कि अच्छा कस्टमरी यूजुअली लोग यूज़ करते हैं, मतलब कि कोई और भी यूज़ कर सकता है, फिर आपका ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ही नहीं, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल. गेटिंग द पॉइंट? तो तुम्हारे एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल में ए, बी और सी, ये तीन चीज़ समझ में आई जो एकदम आसान वाली, ये तुम्हारी सेक्शन 9(1) के अंदर आती है. ठीक है, इसको क्या लिखे मैम, लाइक फॉर एग्जांपल जेरोक्स. हाँ चलेगा, कोई सिंपल लिख ले, वर्ड्स ऑर्डिनरली यूज्ड या तो नॉर्मल लैंग्वेज, इन कस्टमरी लैंग्वेज कैन नॉट बी रजिस्टर्ड.
ये कस्टमरी लैंग्वेज मतलब कस्टमर की भाषा। कस्टमर वाली मतलब नॉर्मल यूजुअली कोर्स में लोग यूज़ करते हैं कस्टम्स के हिसाब से। हम बहुत लोग ऐसा नाम यूज़ करते हैं, जैसे ज़ेरॉक्स है, वो कस्टमरी हो गया ना, लोगों के लिए, सबके लिए है। कस्टमरी इज नॉट इट्स कस्टम्स, मतलब यूजुअली लोग अब यूज़ कर रहे हैं ऐसा। ठीक, यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का? आगे अब देखो, ये हिमालयन ड्रग कंपनी वर्सेस SBL लिमिटेड। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हिमालयन जो कंपनी है ना, हिमालयास, उनकी एक मेडिसिन आती थी विच वॉज यूजुअली फॉर लिवर, इसको कहते हैं लिव 50 या कुछ ऐसा नाम, लिव 52। हाँ, अब ये लिव 52 तो जो है, मतलब जेरोक्स हम कोई रजिस्टर नहीं करा सकता। अब तो हो चुका है, एक बंदे का नाम है जेरोक्स वाला। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, पर मैगी का जैसे- एग्जांपल दे लो अगर ऐसा है, मैगी का एग्जांपल दे। वो भी कस्टमरी बन चुकी है। पर वो तो ब्रांड ही है ना। हाँ, Xerox सेम भी तो- जेरोक्स भी ब्रांड ही है। हाँ तो उसको उसको वैसे वैसे भी रजिस्टर नहीं करा करा सकता। सकता। जैसे अभी हम वो करते हैं, इफ यू गाइस अंडरस्टैंड, यहाँ पे लोग जब कोई नूडल्स खाने जाते हैं तो वो बोलते हैं ना चाउमीन खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। चाउमीन नहीं करा सकता। चाउमीन नहीं करा सकते। चाउमीन इज कस्टमरी नाउन, कि कोई ये ऐसा कोई एक्चुअली वर्ड नहीं पीछे है। वाले में नूडल्स का भी नाम था। चाउमीन नहीं था। पीछे वाले में भी तो कुछ ऐसा था। यहाँ पर जब हमने ना ये बोला कि भाई ये वर्ड जेरोक्स एक्चुअली में फोटोकॉपी का मतलब नहीं है, बट हमने उस चीज़ को इतना ज़्यादा यूज टू कर लिया कि अब अगर तुम अभी फोटोकॉपी अच्छा। बोलोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। कई बोलोगे फोटोकॉपी क्या कराना है, फोटो खींचनी है, ऐसा हो जाएगा। पर अगर जेरोक्स बोलोगे तो समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, राइट? तो कोई चीज़ जो एक्चुअली वो मतलब नहीं डिनोट करती, पर अब लोग उससे उसको समझने लग गए हैं, हम उस तरीके से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक? तो पहला डिस्टिंक्टिव नहीं है, दूसरा वर्ड सिर्फ उसकी काइंड, क्वांटिटी, क्वालिटी डिनोट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक डिनोट कर रहा है कि क्या चीज़ है डिनोट कर रहा है, या कहाँ का है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन डिनोट कर रहा है। ये वाली चीज़ है। या तो कोई ऐसा वर्ड जो आमतौर पर अब यूज़ होने लग गया है और उस चीज़ को अब तुम अपना वर्ड बोलकर रजिस्टर नहीं करवा सकते। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? श्योर हो सारे? अब अगला तुम्हारे ये लिव 52 हिमालयन की ड्रग थी, है भी, मतलब वो यूजुअली लिवर के लिए ये कुछ। दवाई है हमारी, जीत गए। कैंडी 52। हाँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, राइट? ये लोग यूजुअली रोज़ नहीं खा रहे हैं, ऐसा कुछ डोलो जैसी नहीं है, बट स्टिल कितनी ज़्यादा जानी हुई है। हम सब ने शायद कभी किसी ने खाई होगी, पर हम इस चीज़ को रोज़, सब एवरीबडी नोज अबाउट इट। हाउ डू वी नो अबाउट इट? क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, वेल नोन हो गया है ब्रांड ये सब, राइट? तो एक दूसरा ब्रांड आया जिन्होंने अपनी एक चीज़ लॉन्च की, लिव टी नाम से, द ट्रेडमार्क लिव टी, द लोअर कोर्ट डिसमिस द सूट। अब यहाँ पर जब लिव टी बंदा ने प्रोडक्ट इशू किया, ठीक है, तब ना ये लोअर कोर्ट्स के पास जगह ये हिमालय वाले कि भाई ये तो क्या बात है, अगर वो लोग ने लिव टी निकाल दिया तो सबको लगेगा कि लिव 52 वाला ये कुछ है और हम लोग गलत बात है और ये सब। तो फिर है ना, लोअर कोर्ट ने क्या बोला कि भाई आप तुम क्या बात करो, तो लिव होता है, लिव तो लिवर भी होता है और लिव तो जीना भी होता है, तो फिर हम तो रहने देते हैं, क्या बात होती है। गलत था। तो हम लोग फिर हिमालय वाले फिर हायर कोर्ट गए। जब ये हायर कोर्ट गए तो वहाँ पर बोला कि नहीं भाई, ये जो ब्रांड है, ये लोग जो लिव यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नाउ known by everybody and they denoted by that medicine only, तो you cannot use it। जो बंदा ये बोलता है कि भाई ये वर्ड जो लिव है वो जेनरिक है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो ओनस, ये प्रूफ का बर्डन किस पर डालेंगे? उस बंदे पर जिसको जेनरिक बोल रहा है। सामने वाला बोल रहा है ना कि मेरे को यूज़ करने दो, ये तो वर्ड जेनरिक है, लिव इज अ जेनरिक वर्ड, तो फिर हम बोलेंगे कि जो बंदा ये वर्ड जेनरिक डिनोट कर रहा है वो बंदा प्रूफ करेगा कि आर यू रियली श्योर इज इट जेनरिक और नॉट। तो इसलिए हाई कोर्ट्स ने उनका अपील बदला, 52 वालों को बोला तुम आराम से यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और उनको मना किया कि नॉट टू यूज दैट। ठीक आया समझ? पूछ सकते हैं इसको? एग्जाम्पल के तौर पर तुम यूज कर सकते हो, और अलग से वो बोले जाते थे एब्सोल्यूट ग्राउंड्स विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आजकल, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट है ना, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा हमने 9.1 देखा, 9.1 के अंदर 3 पॉइंट्स आए, जिसके अंदर ये वाला केस लॉ लिव 52 वाला है। उसके बाद 9.2 टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग ट्रेडमार्क्स शैल नॉट बी रजिस्टर्ड हो, केस लॉ के नीचे वाला है। इफ द ट्रेडमार्क टेंड्स टू डिसीव द पब्लिक और कॉज एनी कंफ्यूजन, कोई भी तरीके से लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ठीक है, नहीं हो सकता। इन एनी इंस्टेंस द ट्रेडमार्क हर्ट्स इन रिलीजियस सेंटिमेंट और इन डेमोग्राफिक सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजंस,
कोई जगह थी, यहाँ पर इन्होंने जगह है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कुछ है, ये लाल बाबू बंदे ने कोई वर्ड यूज़ किया, रामायण ही यूज़ कर लिया अपने ट्रेडमार्क के लिए, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। रामायण बोल के क्या बेच रहे हो तुम? तो रामायण इज नॉट अ ट्रेडमार्क। which is your first paragraph पे सकना, अमृतपाल सिंह वर्सेस लाल बाबू। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। थर्ड फोर्थ पॉइंट में बोला हुआ है इट कंटेन्स स्कैंडलियस या तो ऑब्सीन मैटर या इट्स यूज इज प्रोहिबिटेड अंडर द एम्बलम्स एंड नेम्स। ठीक है, हिंदुस्तान ये अपना तुम्हारा ये जो भारत पे चला था, ये अश्नील ग्रोवर इफ यू रिमेंबर, भारत पे उसने लेकर आया। तो अब वो बंदा जब भारत पे लेकर आया तो उसने सारी रजिस्ट्रेशन ली और पता नहीं क्यों ट्रेडमार्क वालों को समझ में नहीं आया कि नहीं देना चाहिए, उन्होंने दे भी दिया। ये थर्ड वाले में क्या है? मित्रा मित्रा, एग्जांपल, स्कैंडलस और ऑब्सीन इसका मतलब क्या है? अश्लील। इसका स्कैंडल बन के स्कैंडलस बोल के था। स्कैंडलस स्कैंडलस मतलब कोई तरीके से गेम कर दी ऐसे सुन बड़ी स्कैंडलस मतलब कोई तरीके से, हाँ तुम्हारे साथ, हाँ ये गेम कर दी। गलत चीज हुई है। अरे गेम नहीं मतलब गेम कर दी थी। अरे मतलब ऐसा गलत नहीं हुआ, स्कैंडल भी मतलब। ठीक है, यहाँ तक सारे एवरीबडी विद मी, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे तुम्हारा 9(3) अगेन प्रोहिबिट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क इफ इट कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ शेप ऑफ गुड्स व्हिच रिजल्ट्स। जी, फोर्थ पे क्या बोला? फोर्थ में तो उन्होंने कुछ एग्जैक्टली एग्जांपल नहीं है, वो भारत पे बोला कि ना। अच्छा जो होगा मुझे के नाम आया। ठीक है, तो 9(3) prohibits registration of a mark if it consists exclusively of shape of goods which results from the nature of the goods themselves of or which is necessary to obtain a technical result or which gives substantial value to the goods। कोई भी नॉर्मल चीज़ अभी तुम्हारा ये जो क्या कहते हैं इसको, शेप अगर सिर्फ एक तुम, अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल वो पिज़्ज़ा, अगर तुम्हारे पास कोई, तुम अगर पिज़्ज़ा सेल कर रहे हो तो वो जो ट्राइंगुलर शेप है दैट डिनोट्स कि हाँ इट इज़ अ पिज़्ज़ा, राइट? पर उस तुम ट्राइंगल शेप को रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि वो शेप तो सब यूज़ करेंगे ना, तुम अपना नाम रखो जो तुम्हें रखना है, पर वो शेप कैन नॉट बी द वन विच कैन बी रजिस्टर्ड बिकॉज दैट इज द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही बोला कि प्रोहिबिट्स देमसेल्व्स इट कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ शेप ऑफ गुड्स व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द गुड्स। गुड्स का नेचर ही ऐसा है कि उनकी शेप ऐसी होगी, और which is necessary to obtain a technical result or which gives substantial value to the goods. It is however explained that the nature of goods or services in relation to which trademark is used or proposed to be used shall not be ground for refusal. ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है इज नॉट जस्ट द ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। हम यहाँ पर सिर्फ मेन ये बात कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें उस तरीके से होंगी कि वे बहुत ज़्यादा जेनरिक नहीं होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होना चाहिए, किसी बंदे को हर्ट नहीं करना चाहिए, स्कैंडल नहीं होना चाहिए, या तो आपका एम्बलम के अगेंस्ट होना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? बताओ एनीबडी एल्स? तो ये हमारे एब्सोल्यूट ग्राउंड्स थे। एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के अंदर तुम्हारे मेन 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, मेन 3 सेक्शंस हैं। पहला तुम्हारा क्या था, यहाँ पर 3 पॉइंट्स तुम्हारे कि भाई हाँ चावल का नाम चावल रख दिया, तो ये वाले मेन वहाँ पर हो गया। दूसरा तुमने बोला कि जब हमने बोला कि ये क्या कहते हैं, हाँ कैनॉट कॉज कंफ्यूजन या तो हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, 9(2) और 9(3) तुम्हारे शेप। ठीक है, सो यू हैव 3 सेक्शंस इन टोटल इन अंडर एब्सोल्यूट ग्राउंड्स, जिसके अंदर एक तुम्हारा केस लॉ पढ़ रहा है ये वाला हिमालयस का वो लिव वाला, और दूसरा वाला केस लॉ तुम्हारा ये वाला आ रहा है अमृतपाल सिंह वाला वर्सेस रेड बेबी। ठीक, वर्सेस रेड बेबी लाल बाबू। अच्छा ठीक है, रिलेटिव यहाँ तो बहुत चाहिए प्रिया फंस गया। चल रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैम ने क्या ये रहने दो। तो रिलेटिव ग्राउंड्स, अब रिलेटिव ग्राउंड्स क्या होंगे, जहाँ पर एग्जैक्टली जरूरत लिमिटेशन हैज टू बी रहने दो। अगला पॉइंट आएगा सीधा रिलेटिव ग्राउंड्स। हमने एब्सोल्यूट पढ़े, एब्सोल्यूट में आपका था कि भाई पक्के से पक्का इस बात हुई तो पक्का ही रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ठीक है, हम
कोई ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो हमने जो प्रोसेस देखा था एग्जामिनर कंट्रोलर, वो जर्नल तक तुम्हें पहुंचने भी नहीं देगा, पहले ही मना कर देगा कि भागो इधर से, हम तुम्हारा ये वाला मार्क रजिस्टर करेंगे ही नहीं। रिलेटिव में एग्जामिनर चाहे या एग्जामिनर को लगता है तो वो हाँ बोल सकता है, लेटर ऑन तुम्हारे ओपोजिशन आएंगे या कुछ जर्नल में पब्लिश होगा तब की तब देखी जाएगी। तो वो रिलेटिव ग्राउंड है, रिलेटिव ग्राउंड में कई बार हाँ भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। इफ यू हैव अच्छा तुम्हारा ये, अगर तुमने ये देखा है अपने ये सोनी के इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, कैमरास, एसीज और ये सब, और सोनी का चैनल भी है। सोनी का चैनल सेम भी है? नहीं है, ठीक है। तो वन ऑफ दैट रीजंस की भाई ये सोनी का नहीं है चैनल, अरे अलग अलग है भाई, बस आज तक ही सोच रहा हूं ये- ये चैनल भी ये रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल है। चलो ना, चलो ना सेम तो नहीं सोचते हैं, ये जॉनर ये लगे तुमको हाँ। अभी। ये एग्जैक्टली रिलेटिव क्या? ग्राउंड Genre ये रिफ्यूजल लगा है, है। जहाँ पर Genre आपके जो के प्रोडक्ट TV channel है है। अगर कोई कंफ्यूजन कॉज जैसे करते बहुत हैं सारी चीजें तो दे कैन बी ट्रीटेड एज कि Realize है। रिफ्यूज हो जाना चाहिए। रियलाइज को ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं। तुमने वो चिप्स रिलायंस बेचती तो ध्यान सेम से है ना, बस ऐसा बस हो गया। रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल के अंदर हम ये बोलते हैं कि ये वाले प्रोडक्ट्स जहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है तो वो मना कर देगा, एब्सोल्यूट नहीं है। इफ एट ऑल यू प्रूव कि नहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, करने तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ द इलेक्ट्रॉनिक्स या ये अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट भी हो रही है तब भी किसी एक बंदे का नुकसान नहीं हो रहा है कि किसी दूसरे बंदे से। सोनी के टीवी पे कोई चैनल पर कोई गंदा सीरियल आ रहा है तो तुम एसी फोड़ के फेंक थोड़ी दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, कुछ सेंस बनेगी उस चीज की नहीं, बोर्ड की फेंक दो, नई सेंस बन रही है ना। वही मैम ने एग्जांपल एग्जाम्पली तो तो इसको तो नहीं बना ना, कोई तुक बनेगा ही नहीं। तो हमने ये बोला कि अगर इवन इफ आ जाता है तो इट वोंट मेक एनी सेंस। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ इस बारे में बात करें। कोई अगर तुमने कोई एक ना चिप्स का पैकेट आता है OES नाम से, चिप्स नहीं फन फ्लिप्स हाँ। टाइप उसके हाँ एक आता है Puff राइट, type, puff हाँ corns। पफ कॉर्न्स टाइप, और एक अपना बैंक है येस बैंक, राइट। वुड दैट मेक एनी डिफरेंस? वो यस है चल जो भी ठीक है। तो बस हम यहाँ पर इवेंचुअली ये बोलने वाले हैं कि भाई अभी वो OES वाले अगर अपना ब्रांड रजिस्टर करवाने जाएं तो क्या एग्जामिनर मना कर देगा कि नहीं नहीं इस नाम का एक बैंक भी है तो हम नहीं करने देंगे? लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई बैंक वाले ही चिप्स बनाते हैं, वैसे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल है, ठीक है, कि जहाँ पर आपका नाम, आपका काम या आपका आइडेंटिटी, आपका मार्क सेम हो सकता है पर फिर भी एग्जामिनर आपको हाँ कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना इस तरीके से रिलेटिव ग्राउंड्स में एक चीज़ बनाना है ऐसे, अगर तुम्हारा ये बोलिए लेसन आज कर अगर रिलेटिव ग्राउंड्स में एक चीज़ ना यहाँ पर साइड में लिख लो छोटी सी, अगर तुम्हारा ट्रेडमार्क है इज identical with other trademark, और जो तुम्हारा यहाँ तो ट्रेडमार्क है is similar to other trademark। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? इन दोनों में फर्क होता है। आइडेंटिकल और सिमिलर। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली हूबहू, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली सेम, कोई भी चीज़ का फर्क नहीं। सिमिलर मतलब सिर्फ रिजेम्बलेंस है, सेम जैसा कुछ दिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम हो वैसी चीज़ें। तो हमने अगर आपने बोला कि आपका ट्रेडमार्क किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी ट्रेडमार्क के साथ अगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, और साथ ही साथ हम ये बोलेंगे कि तुम्हारे जो गुड्स हैं या तो तुम्हारी सर्विसेज हैं वो सिमिलर है, ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल हुआ। पॉइंट समझ में आया? अगर आइडेंटिकल है और यहाँ भी आइडेंटिकल हुआ तो एब्सोल्यूट ही हो गया ना एक तरीके से। पर आपको इस चीज़ को फिर भी प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ये सीरियसली एब्सोल्युटली सेम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड सेम हो जाए पर उनकी जोग्राफिकल लोकेशन इतनी ज़्यादा अलग अलग होती है
पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पर अपनी क्लासेस चला रही हूँ और कोई तमिलनाडु में एक बंदा है वो भी इसी नाम से कोई क्लासेस चला रहा है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम यहाँ से घबरा थोड़ी जाओगे कि अरे मैम वहाँ चली गई क्लास लेने, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, राइट? तो हम यहाँ पर सिर्फ यही बोल रहे हैं कि अगर आइडेंटिकल हो भी दोनों चीज़ें, तुम्हारी ट्रेडमार्क भी आइडेंटिकल है, सर्विस भी आइडेंटिकल है, देन ऑल्सो इट कैन नॉट बी कि भाई पक्के से पक्का तुम्हारा वही होगा। बस इसको भी इसलिए एब्सोल्यूट नहीं कहते, यूजुअली केसेस में रिलेटिव ही कहते हैं, ठीक है? पर यहाँ पर अगर जो बंदा तुम्हारा केस कर रहा है ना उसको प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रूफ भी करना पड़ेगा, है ही सेम ना। तो हम मान लेते हैं कि ना इट इज अज्यूम्ड दैट मेरे तो चार्ट ही समझ में आ रहा है। करवा क्या पढ़ रहा है? अभी तक तो मैंने सब नहीं, जो बोल रहे हो समझ आ रहा है, चार्ट समझ नहीं आ रहा। करवा दी हूँ। अच्छा ठीक है, और अगर ये सिमिलर है और समान है सर्विसेज और सिमिलर हुए अच्छा, ट्रेडमार्क है, फिर नीचे क्वेश्चन है। एक बार पढ़ते हैं, बात बस यहाँ पर, ठीक है? पढ़ते हैं एक बार। तुम्हारा देखो फर्स्ट रिलेटिव ग्राउंड्स, पहले यहाँ ध्यान दें किताब में। Relative grounds 11 marks stipulates that a trademark shall not be registered if this because of point number 1 its identity with an earlier trademark and similarity of goods or services covered by the trademark। मतलब relative ground हुआ एक फर्स्ट पॉइंट देख, आइडेंटिटी विद अर्लियर एंड सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय द ट्रेडमार्क, यानी कि आपका ट्रेडमार्क किसी और के साथ आइडेंटिकल है और जो आप सामान बेच रहे हो वो सिमिलर है। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, आपका ट्रेडमार्क किसी और ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल है और आप दोनों जो सामान बेच रहे हो सिमिलर है, तो वही रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल हुआ। अगला, इट इज सिमिलैरिटी टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क, आपका ट्रेडमार्क किसी और ट्रेडमार्क के साथ सिमिलर है, ठीक है? एंड आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर कवर्ड बाय द ट्रेडमार्क। तो यहाँ पर उन्होंने आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी दोनों बोल दिया। पॉइंट समझ में आया? यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ये आइडेंटिटी वाली, ये अगर तुम यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारी और भी जगह दूसरी जगह पर कवर हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है? मेन तुम्हारे रिलेटिव ग्राउंड्स यही हुए, एक ये 1, ये तुम्हारा 2 और ये 3। अगर इस केस में आइडेंटिकल है तो ना भूल ही जाओ। हाँ, फिर सब कुछ ट्रेडमार्क में आइडेंटिकल हो गया, सिमिलर है तब भी नहीं होगा। ये रिलेटिव ग्राउंड्स हो गए ना बस। रिलेटिवली हो भी सकता है। हाँ, रिलेटिव ग्राउंड्स हो गए। आया कुछ समझ? ठीक है, रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल के अंदर हम बोल रहे हैं तुम्हारा ट्रेडमार्क किसी और ट्रेडमार्क के साथ एग्जैक्टली सेम मैच करे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब हूबहू मैच करेगा, आपको कोई भी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा आपको सोचना नहीं है, बस मैच ही करे, कलर टू कलर, डॉट टू डॉट, आइडेंटिकल, ठीक है? हम वो नहीं देखते ट्विन्स होते हैं किसी के, आइडेंटिकल ट्विन्स और एक चीज़ दिख रहा है हल्के हल्के सिमिलर ट्विन्स, तो वैसा आइडेंटिकल होंगे तुम्हारे तो एग्जैक्टली हूबहू सेम होगा। अगर ट्रेडमार्क आइडेंटिकल है और गुड्स तुम्हारे सिमिलर है, फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है ना। एक बंदा जिसका कुछ भी नाम है, कुछ घड़ी, अब कोई घड़ी का ब्रांड है, एक बंदा वॉल क्लॉक बेच रहा है, एक बंदा रिस्ट वॉच बेच रहा है, तो आइडेंटिकल ट्रेडमार्क हो गया और गुड्स सिमिलर हो गए, रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है? रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल। फर्क क्या आएगा अगर रिलेटिव ग्राउंड हो या होगा Relative- नहीं होगा तो? मतलब ये अगर रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल हुआ मतलब फिर अगर जो पहला बंदा है, मान ले जो पहले कंपनी थी वो वॉल क्लॉक्स बना रही थी, दूसरा मैं सेम ट्रेडमार्क लेकर आ गई और मैंने बोला नहीं नहीं हम तो घड़ी, हम तो वॉल क्लॉक नहीं बेच रहे हैं, हम तो रिस्ट वॉचेस बेच रहे हैं, तो जो एग्जामिनर है ना, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, वो बंदा आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर ही नहीं करेगा, तुम उस नाम से बेच ही नहीं पाओगे, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना ट्रेडमार्क का, उस नाम से बेच ही नहीं पाओगे। हम ये ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे ये हैं। तो रिलेटिव ग्राउंड्स है, क्या पता आपको फिर परमिशन मिल जाए, क्या एब्सोल्यूट पता ग्राउंड में एब्सोल्यूट में वो कर ही नहीं सकता, पक्का ही नहीं मिलेगी। तो इसमें भी रिलेटिव में तुम प्रूफ कर दो कि भाई जैसे मैंने तुमको बोला कि टेरिटरी अलग अलग है या कोई जगह इन दोनों चीज़ों का भी लेना देना ही नहीं है, ये प्रोडक्ट्स आपस में मैच ही नहीं खाते, अच्छा, मतलब ये वाला इसमें बताया ना? अब वो आता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हाँ। शो कॉस्ट देते वो तो दोनों में आता है। जो आपने ये वाला बताया ना, ये वाला, तो ये वाला एग्जांपल तो इसके साथ बैठता है। उसमें वो जो फर्स्ट स्टेप होता हम्म। है ना, Relative जो पास में। करते हैं, वो फर्स्ट स्टेप भी नहीं अरे ये एग्जाम्पल है, उन्होंने ये बोला कि इस वजह से ये एक रीजन था जिसकी वजह से इनका ग्राउंड रिफ्यूज हो गया, तो ये रिलेटिव है एब्सोल्यूट ये ऐसा कहाँ मार्केट लिखा नहीं है? कर सकते। नहीं पर अगर इसको प्रोडक्ट सेम का है, सिमिलर है, तो कुछ चांसेस नहीं है ऐसा।
एग्जैक्टली आइडेंटिकल कहाँ है वो लिव वाले प्रोडक्ट्स ये वो तो भी- ये तो बिल्कुल ऐसे हैं। दोनों ही लीवर की दवाइयाँ हैं कहाँ लिखा है इसमें, मतलब मैंने पढ़ा है नहीं इसमें नहीं पढ़ा ये लिवर की दवाई बेच रहा है। था दोनों ही लीवर की थी लीवर की दवाई है इसमें नहीं है इसमें बचा अच्छा तो उस टाइम मिलती है हाँ और फिर क्या एक और रिजेक्ट हो गई यार इसको तो यहाँ पर आया ना ट्रेडमार्क तुम्हारा सिमिलर है ना, उधर नहीं आया ना, आइडेंटिकल नहीं है, लिव हाँ आइडेंटिटी 52 और टी है ना, तो ये अगर तुम्हारा ट्रेडमार्क सिमिलर है और ग्राउंड समान भले आइडेंटिकल हो या सिमिलर हो तो रिलेटिव ग्राउंड्स में आता है। ये नाम है ये इतना ही टॉपिक तो नहीं है ये वाला देखो, नहीं ये वाला जो पॉइंट है ना हाँ ये कहाँ है ये टॉपिक कौन सा वाला? ये वाला point। अरे यार मेरे को First point. फर्स्ट पॉइंट है हाँ राइटिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट Like 11(1) stipulates that the trademark shall not be registered if its identity with an earlier trademark, मतलब एक trademark दूसरे trademark से identical है and similarity और goods covered by the trademark और goods similar है। आ गया अगला तुम्हारा सिमिलैरिटी और साथ में आइडेंटिकल दोनों चीजें बता दी, यहाँ तक ठीक है? अभी भी नहीं, चलो 11(2) पढ़ते हैं। 11(2) states that a trademark which is point number एक identical with और similar to an earlier trademark, यहीं पर बोला identical with और similar to an earlier trademark, दोनों चीज डाल दी उन्होंने 11(2) में। एक ट्रेडमार्क दूसरे ट्रेडमार्क के साथ आइडेंटिकल है या सिमिलर है टू अनदर ट्रेडमार्क एंड बी इज टू बी रजिस्टर्ड फॉर गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर नॉट सिमिलर फॉर दोज व्हिच द अर्लियर ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड इन इट्स नेम ऑफ अ डिफरेंट प्रोप्राइटर शैल नॉट बी रजिस्टर्ड इफ or to the extent the earlier trademark is a well known trademark it is in India and the use of the later will cause confusion। मतलब क्या हुआ कि आपका ट्रेडमार्क सिमिलर है आइडेंटिकल है पर आपके गुड्स बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है, फिर भी आपका ये रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल हो सकता है अगर वो जो ट्रेडमार्क जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो बहुत ज़्यादा नोन है, बहुत ज़्यादा वेल नोन है। एग्जांपल हो सकता है जैगुआर और प्यूमा। जैगुआर कार कंपनी उसका भी जैगुआर ही है, वो जो प्यूमा है वो भी जैगुआर ही है। ऐसे को एक साइड को नहीं यार ये दोनों वेल नोन कॉन्ट्रैक्ट दोनों वेल नोन है ना, इनका वो गुड्स तो से अलग है। पर दोनों वेल नोन है ना, मैं ये बोल रही हूँ कि एक वेल नोन है और दूसरा नहीं है। अब वो है ना दोनों ही वेल नोन है। अब वो है पहले तो register- दोनों वेल नोन नहीं है क्या? वेल नोन है हम प्यूमा और यहाँ- जैगुआर कंपनी। हम यहाँ पर- जैगुआर और प्यूमा दोनों ही वेल नोन है। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपका ट्रेडमार्क या तो आइडेंटिकल या तो सिमिलर होना चाहिए। ट्रेडमार्क कहाँ से आइडेंटिकल या सिमिलर है? नाम ट्रेडमार्क मार्क इज द एंटायर थिंग, जैगुआर और प्यूमा का क्या लेना देना है? नॉट जस्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बट द एंटायर एवरीथिंग। अरे यहाँ पर कहाँ से आ गया वो? कुछ नहीं जो एनीवे हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर आपका ट्रेडमार्क आइडेंटिकल या सिमिलर होगा और वो ट्रेडमार्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन होगा तो उसके साथ अगर रिलेट करता हुआ प्रोडक्ट नहीं भी है तब भी हम मान सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ तुम्हारी कोई भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कंफ्यूजन। पॉइंट समझ में आ रहा है? बता देखो तो कब से आ गया चलो एनीबॉडी नहीं आ रहा आ गया। पक्का क्या समझ में आया? वही कि अगर सिमिलर नहीं होगा, आपने अभी थर्ड पॉइंट समझाया है इसमें, चाहे आइडेंटिकल भी हो लेकिन अगर गुड्स सिमिलर नहीं होंगे तो वो रिलेटिव ग्राउंड हो सकता है क्यों हो सकता है? अगर वेल नोन होंगे, कौन सा वाला? जो जिसके साथ मैच कर रहे होंगे, जो एक वेल नोन होगा एक नहीं होगा। हाँ, जो अब द न्यू ट्रेडमार्क व्हिच आई एम गेटिंग रजिस्टर्ड इफ इट इज आइडेंटिकल और सिमिलर टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क माय प्रोडक्ट लाइन इज एंटायरली डिफरेंट नॉट सिमिलर एट ऑल। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका जो एक अगला पॉइंट है यानी कि 11(2) वाला सेक्शन ये बोल रहा है कि आपका ट्रेडमार्क जो है ना वो या तो सिमिलर है या तो आइडेंटिकल है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं दिस और दिस, ठीक है, बट जो आपके गुड्स या तो सर्विसेज हैं वो एकदम डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट है, तब भी इट कैन बी एन रिलेटिव ग्राउंड। व्हेन कैन इट बी रिलेटिव ग्राउंड? इफ दिस ट्रेडमार्क, ये जो ट्रेडमार्क आपका जो न्यू ट्रेडमार्क है ना, ये न्यू वाला ट्रेडमार्क ये सेम है विद एन अर्लियर ट्रेडमार्क व्हिच इज अ वेल नोन वन। आपका अर्लियर ट्रेडमार्क वेल नोन है और नया जो मैं कर रही हूँ वो वेल नोन से सेम जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? तो रिलेटिव ग्राउंड में आएगा। तो रिलेटिव ग्राउंड में आएगा।
ठीक है। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें होगी जब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। प्रोडक्ट अलग होगा, हम्म? जो goods होंगे वो अलग होंगे। हाँ, रिलेटिव देख ग्राउंड होंगे। हम शुरू से हम यही देख रहे हैं कि आपका ना रिलेट छोड़ दो। हमने शुरू से क्या देखा कि देखो आपका सारा प्रोसेस देखा कि ट्रेडमार्क क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे होता है, पूरा एग्जामिनर ये वो सारा जर्नल फर्नल करके मसा हमने रजिस्टर करवाया। ठीक है, तो आपको पहले से सिखा रहे हैं कि अगर आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन डाली ना तो अब आपकी रजिस्टर होएगी नहीं, जिसके अंदर अलग अलग ग्राउंड्स आ रहे हैं। उसके अंदर मेन 2 ग्राउंड्स हैं, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल और रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल। एब्सोल्यूट में बोला कि अगर आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन डाली, ठीक है, वो तो कतई रजिस्टर नहीं होगी, तुम भले रोड नहीं पटने लग जाओ वहाँ पर, वो रजिस्टर नहीं होगी। इसके अंदर वो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल था कि तुम्हारा नाम डिस्टिंक्ट ही नहीं है, तुमने जेनरिक ही नाम डाल दिया, कुछ ऐसा हिंदुत्व नाम डाल दिया, कुछ ऐसा जो किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करता, ये एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल। मजा आने की हाँ हो जाए, ठीक है। उसके बाद आए रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल। रिफ्यूजल रिलेटिव ग्राउंड्स में कब आते हैं, जब आप किसी दूसरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और उनके ट्रेडमार्क को छेड़ दो। ठीक है, आपका कोई ऑलरेडी दुनिया में सब ट्रेडमार्क्स और प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड है, तुम्हारा एक नया ट्रेडमार्क आया जो किसी और ट्रेडमार्क से या तो आइडेंटिकल है या तो सिमिलर है। अगर तुम्हारा किसी और से आइडेंटिकल है, ठीक है, और जो तुम गुड्स बना रहे हो वो भी सेम से हैं, तो फिर वो रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल हो। मतलब एग्जामिनर चाहे तो मना कर सकता है, ठीक है, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने इस कैटेगरी में फॉल हो गए। दूसरा, तुम्हारा ट्रेडमार्क सिमिलर है, ठीक है, किसी और से, और साथ ही साथ तुम्हारे सामान भी आइडेंटिकल या सिमिलर है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ये वाली नहीं है। इतना ही याद करो उसके लिए अभी के लिए कि तुम्हारा ट्रेडमार्क किसी और से आइडेंटिकल है और सामान सिमिलर है, रिलेटिव ग्राउंड्स। तुम्हारा ट्रेडमार्क किसी से सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, पर तुम्हारा जो सामान है वो आइडेंटिकल या सिमिलर है, तब भी तुम्हें मना किया जा सकता है। हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिफ्यूजल की बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं अगर तुम इस क्राइटेरिया में फॉलो हुए। तो ये तुम्हारे 2 पॉइंट्स हो गए यहाँ तक, ठीक है। एक एब्सोल्यूट ग्राउंड हो गया, रिलेटिव का फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर रिलेटिव का 11 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो एकदम अलग है, पर तुमने गलती क्या कर दी, तुमने एक वेल नोन ट्रेडमार्क के साथ कॉपी कर लिया। तो अब भले प्रोडक्ट तुम्हारा अलग हो, फिर भी हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। पॉइंट समझ में आया? तो वो भी रिलेटिव हो जाएगा, वो भी रिलेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ताज की ये वो आती है, वाह ताज चाय आती है, मैंने बना दिया ताज की कॉफी, सेम नहीं है, मैं अलग प्रोडक्ट बेच रही हूँ, पर अब लग जाएगा ना कि अच्छा ताज जो चाय बनाता है वही कॉफी बना रहा है क्या, लगेगा। ये सिमिलर होगा ना, एक तरीके से प्रोडक्ट लाइन सिमिलर हो गई, बट Similar हाँ हो चलो गया। अगर वो बिस्किट्स घड़ी बना वाला ताज है, होटल, कि जो आपने घड़ी वाला जर्नी दिया ना। प्रोडक्ट और वो बाद में वॉचेस वाला एक नया ताज आया। होटल भी था। तो भी प्रोडक्ट तो नहीं हुआ। प्रोडक्ट लाइन सेम हुई बट हाँ प्रोडक्ट अलग हो गए। आज होटल की तो अपनी वो है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम यहाँ पर उस तरीके से बोल रहे हैं कि जो आपने तुम्हारी एग्जांपल दिया वो भी इसी में आया है। रिलेटिव यहाँ पर आ जाएगा वो, उस पहले वाले में। हाँ सिमिलर इसमें आ जाएगा एक्चुअली, पता नहीं जो भी उन्होंने बनाया होगा जैसा भी प्रोडक्ट, तो सिमिलर ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रोडक्ट तो रिलेटिव में आ जाएगा। आइडेंटिकल ट्रेडमार्क, आइडेंटिकल सिमिलर। हाँ चल ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब वो हम उस तरीके से सोच रहे हैं कि लिखा अलग तरीके से होगा या कुछ। यहाँ तक पॉइंट, यहाँ तक समझ में आए? तो हम इस ये सारी चीज़ों पे वहाँ पर बात करें कि आपका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो जाएगा। आई होप अब क्लैरिटी है थोड़ी, ठीक है। सेकंड में उन्होंने बोला आपका सामान एकदम अलग है, पर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट या वेल नोन ट्रेडमार्क से आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपका ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल है, रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल है। एब्सोल्यूट वाले वो अलग ही थे, ठीक है। एब्सोल्यूट वाले में वो 5-6 केस, मतलब 3 सेक्शंस हैं, कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं और 2 केस लॉज हैं, वो एब्सोल्यूट ग्राउंड का आंसर है, उसको इसके साथ मत मिक्स करना। रिलेटिव के अंदर ये आइडेंटिकल सिमिलर खेलना है, ठीक है। उसके बाद 11.2 डन है। 11.3 सेक्शन पर आए प्लीज। 11.3 क्या कहता है कि आपने कोई लॉ के साथ 11.3 रहने दो, बाद में खाली दिक्कत करेगा। नेक्स्ट 11.4 आ जाओ। 11.4 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क वेयर द प्रोप्राइटर ऑफ द अर्लियर ट्रेडमार्क और द अदर राइट or the earlier right consents to the registration, and in such case registrar may register and mark others under special circumstances। मतलब क्या हुआ, ये एक बंदा है जिसका रिलेटेड ट्रेडमार्क जिसका है उसने कंसेंट दे दिया, उसने कंसेंट कर दिया। कोई या बंदा आपको है वो पता है। जिसके हॉस्पिटल है जीवनदीप,
एग्जाम्पल, और उसने उसका बेटा भी डॉक्टर बना, उसके हॉस्पिटल का नाम हो गया जीवन दिया। फिर अब ये दोनों नाम सिमिलर हो गए, काम भी सिमिलर है, राइट? फिर भी जो एक हॉस्पिटल ने जिसका ये रजिस्ट्रेशन है, पहले वाला जीवनदीप वाले ने कंसेंट दे दिया, अच्छा ये तो मेरे बेटे का ही है, कल को उसको भी डॉक्टर ही बनना है, और इवेंचुअली उसकी भी प्रोडक्ट लाइन, उसका भी चेंज शुरू हो जाएगा हॉस्पिटल्स का, तो हम करते हैं, अलाउ करते हैं आपको। तो यहाँ पर जब पुराना वाला बंदा ही कंसेंट दे दे तो फिर वो ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल नहीं बनेगा, क्योंकि हमें लग रहा था कि जिस बंदे को प्रॉब्लम होगी उसने ही कंसेंट दे दिया। पॉइंट समझ में आया? अगला तुम्हारा यहाँ पर अब तुम्हारा 11.6 है ना, 11.6 और 11.7 ये वाले रुकना, ये बाद में करेंगे, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहाँ नहीं हुआ, वही बोला इन्होंने, नेगेटिव तरीके से बोला है कि फिर वो रजिस्टर कर लेगा लास्ट में, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वो रजिस्टर कर लेगा लास्ट में, ठीक है? यहाँ तक तो 11 एब्सोल्यूटिव ग्राउंड्स में तुम क्या क्या लिखोगे? 11.1 ये आइडेंटिटी विद अ ट्रेडमार्क और सिमिलर गुड्स, और सिमिलर विद अ ट्रेडमार्क, आइडेंटिटी और सिमिलर गुड्स, ठीक है? ये तुम लिखोगे फर्स्ट 11.1 के अंदर। उसके बाद तो 11.2 लिखोगे आइडेंटिटी विद अ ट्रेडमार्क, हाँ ठीक है, सिमिलर गुड्स, आइडेंटिटी विद अ ट्रेडमार्क विद अ वेल नोन, हाँ ठीक है, करेक्ट। और उसके अलावा 11.4 की कंसेंट प्रोवाइडेड, बढ़िया। उसके बाद ये अगला वाला पेज, कंसेंट वाले में भी रिलेटिव ग्राउंड्स होगा, पर अप्रूवल मिल जाएगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, while considering an application for registration, मिला? While considering an application for registration of a trademark and a possession filed in respect thereof, the registrar shall, अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एप्लीकेशन आपने करी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, और उसको आपने जर्नल में डाल दिया, किसी और बंदे ने ऑपोजिशन फाइल कर दी, अब तो फिर क्या किया जाएगा? While considering an application for registration of trademark and opposition is filed with respect thereof, the registrar shall, वो दो चीजें कर सकता है, protect a well-known trademark against the identity or similar trademark, पॉइंट समझ में आ रहा है? वेल नोन को प्रोटेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, और टेक इनटू कंसिडरेशन द बैड फेथ इन्वॉल्व्ड ईदर ऑफ द एप्लीकेंट और द ओपोनेंट अफेक्टिंग द राइट टू द ट्रेडमार्क। जो दूसरा बंदा है उसका मालफाइड इंटेंट था कि वो चाहता था कि मेरे गुड्स वैसे दिखें उसके जैसे, मेरे गुड्स उस हिसाब से बिक जाए कि भाई हाँ चाहिए भी कोई वैसा ही ब्रांड है, राइट? तो आपका वो दोनों का जब कंसिडर करेगा तो वो दो चीज़ों का ध्यान रखेगा कि क्या मैं दुनिया के हर वेल नोन ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और दूसरा जो बंदा रजिस्ट्रेशन करवाने आया है कि उसका कोई गलत इंटेंट तो नहीं है, ठीक है? आपको मना करने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, वेल नोन की सुरक्षा और आपका बुरा इंटेंट, ठीक है? यहाँ तक ठीक है। अगला आओ, ये इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स कलकत्ता हाई कोर्ट। अब इन्होंने क्या किया, इंपीरियल टोबैको वालों ने, उन्होंने एक सिगरेट बनाई और उसमें पीछे लिख दिया SIMLA, शिमला, ठीक, और मजे से बेच रहे हैं। और जब रजिस्ट्रेशन का सब बात हुआ तो उन्होंने बोला हमने शिमला थोड़ी लिखा है, शिमला लिखा है, वो तो शिमला नहीं है, राइट? बट वो डब्बे के पीछे पहाड़ बना दिए शिमला के, और ये वाली चीज़ें कि हाँ भाई मज़ा आएगा पहाड़ में बैठ के भूखेगा जैसा, तो वो पूरा एक पिक्चर पोर्ट्रे करी कि भाई ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है, वहाँ पर बिकनी चाहिए और सब कुछ है, और इवेंचुअली ऑफ कोर्स अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल हुआ, ठीक है? इस डब्बे का 4th लास्ट लाइन, द ट्रेडमार्क शिमला विद द लेबल इज कॉम्पोजिट इन कैरेक्टर, मिला? Its essential feature is the word Simla. Simla is neither an invented word nor it is a word having dictionary meaning. It is a well-known hill station of India. Its geographical signification is therefore plain and unequivocal. The snow-clad hills in the outline on the label marks the geographical significance inescapable. Point समझ में आया? बताओ। ठीक है। अगला तुम्हारा यूज ऑफ नेम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग पर्संस और पर्संस रिसेंटली डेड। नहीं करना चाहूँगा। यूज ऑफ नेम्स एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लिविंग पर्संस और पर्सन रिसेंटली डेड।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप कोई जीवित या मृत इंसान का नाम ले रहे हैं और वो नाम के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग हम इधर ये बात करते हैं कि अगर आप बंदा जिंदा है फिर तो आप उसने उसका कंसेंट लिया होगा, ठीक है। और अगर आपने कंसेंट लेकर रजिस्टर करवा रहे हो तो कोई बात नहीं, सही है, लिया है ना, और बंदे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बंदा निपट गया है तो फिर उसके लीगल हेड्स का कंसेंट लिया होगा, ठीक है। और हम साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि अगर आप उस बंदे के मरने के 20 साल बाद अगर आप उसका नाम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, whose death took place within 20 years prior to the date of application for registration trademark, registrar may before he proceeds with the application require the applicant to furnish him with the consent। मतलब क्या हुआ, 20 साल बाद कोई किसको नहीं पूछने वाला, आपको अगर नाम यूज़ करना है तो कर लो। आया बात समझ? ठीक, clarity। if you want to use a person's name, if he is living have his consent, if he is dead तो फिर have the legal heads का consent अगर he is dead within the prior 20 years। अगर 21वें साल पे तुमको किसी को नहीं पूछना, उसका नाम यूज़ करके ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हो। क्लैरिटी, वो भी डिपेंड करता है। इसका ये मतलब नहीं कि रजिस्टर हो जाएगा, इसका ये मतलब है कि एप्लीकेशन हो जाएगी, फिर बाद में एग्जामिनर, वो प्रैक्टिकल सिनेरियो है सर, प्रैक्टिकल ग्राउंड है सारा, कहीं पर ग्राउंड भी नहीं बोलना, मतलब किया जा सकता है, मतलब हाँ होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस, तुमने रजिस्टर करवा लिया, सारा कुछ हो गया, एग्जामिनर ने हाँ भी बोल दिया, तुमने रजिस्टर भी करवा लिया, पर अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एप्लीकेशन जो तुम एक्सेप्ट हुई है वो एरर के साथ एक्सेप्ट हुई है। या तो सेकंड पॉइंट, दैट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस द ट्रेडमार्क शुड नॉट बी रजिस्टर्ड और शुड बी रजिस्टर्ड सब्जेक्ट टू कंडीशंस और लिमिटेशंस or to condition addition to or different from the conditions or limitations etc. The registrar may after hearing the applicant if he so desires withdraw the consent। अगर कई बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्रार ने एक बार हाँ बोल दिया फिर उसको लगता है, जैसे भारत पे का यही हुआ था, हाँ बोलने के बाद ना बोला है ना, तो अब यहाँ पर भी हाँ तो वो भी क्योंकि उसने होशियारी मार दी, हाँ बोला उसने, खुद किया था, खुद ही बोल दिया उसने। तो अब ये वाले केस में क्या हुआ ना कि विड्रॉवल ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, रजिस्ट्रार में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया, सब कुछ हाँ हो गया, आप रजिस्टर हो गए, उसके बाद उनको लगता है ये तो गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, तो पहले या तो उन्होंने कोई एरर के साथ हाँ बोला है, या तो उनको लगता है कि नहीं हाँ नहीं बोलना चाहिए था, तो तुमको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे और तुम्हारा एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है। रजिस्ट्रेशन, अगला ये एडवर्टाइजमेंट ऑफ एप्लीकेशन रहने दो और रजिस्ट्रेशन पढ़ो, रजिस्ट्रेशन पढ़ो फटाफट से, तुमको ये आता है, हमने कल पूरा प्रोसेस पढ़ा है सिमिलरली, एक बार रीड करो फिर साथ में रीड करते हैं, नहीं आया तो इसमें जब एप्लीकेशन अगर रजिस्टर हो जाता है सेकंड वाले पॉइंट में, तो जब वो रजिस्टर हो गया तो जिस दिन हमने एप्लीकेशन फाइल करी थी उस डेट को मानेंगे उसका रजिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कोई डाउट है कहीं पर भी? आसान। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर अपोज नहीं हुई तो रजिस्टर कर लो, ये तो हमने कल ही देखा था। उसके अलावा हम बोलते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन करी है, एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, सारा काम हो जाना चाहिए। अगर एक्सेप्ट हो गई है 18 मंथ्स के अंदर ही सारा काम कर दो, पॉइंट नंबर 1। साथ ही साथ जिस टाइम पर, जिस डेट पर तुमने एप्लीकेशन की थी वो तुम्हारी डेट मानी जाएगी ऑफ द एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। साथ ही साथ अगर आपने कोई एप्लीकेशन करी है और आपके लिए कोई रिप्लाई या कुछ मांगा है और आपने 12 महीने में वो सारा काम खत्म नहीं किया तो हम आपका अबैंडन करवा देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट?
वो जो हमने अबैंडेड वाला लास्ट में यहाँ पे पढ़ा था 30 दिन में अगर आपने नहीं किया रिप्लाई, तो यहाँ पर एग्जैक्टली उन्होंने 12 मार्क्स का भी टाइम दे रखा है आपको, ठीक। उसके अलावा ड्यूरेशन, रिन्यूअल, रिमूवल एंड रिस्टोरेशन रजिस्ट्रेशन, ये पढ़ लो फटाफट से। ये भी आता है अपने को। 10 ईयर्स वाला था कि अगर आपका रजिस्टर हो गया है तो आप हर 10 साल में उसको रिन्यू करवाएंगे। It allows registration of a trademark for a period of 10 years in keeping with generally accepted international practice and to reduce the workload of trademark office. Section 25 allows renewal of registration for successive period of 10 years from the date of original registration or last with view to facilitate बस ये चलेगा, यानी कि हर 10 साल में आप उसका रिन्यूअल करवाते हो। सिंपल, कोई डाउट यहाँ तक? अगला इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अब इन्फ्रिंजमेंट को भी प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना। इन्फ्रिंजमेंट में क्या हो रहा है? अब इन्फ्रिंजमेंट में ऐसा हो रहा है कि कोई भी तरीके से आपने एक ऐसा ट्रेडमार्क यूज किया है जिससे लोगों को खराब लगे, ठीक है। कोई ट्रेडमार्क का डेट्रीमेंटल इंटरेस्ट है, या ट्रेडमार्क को ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है जो गलत है, या तो आपने किसी ट्रेडमार्क को इस तरीके से यूज कर लिया खुद जहाँ पर आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, या आपने कोई प्रोडक्ट्स अपने ऐसे बनाए जो उस पर उनका ट्रेडमार्क यूज किया है, ठीक है। तो इन्फ्रिंजमेंट इज अ बिगर पिक्चर, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट में कोई भी तरीके की अगर आप छेड़खानी करोगे किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ तो वो इन्फ्रिंजमेंट होता है, ठीक। क्लैरिटी? छेड़खानी मतलब उसका ट्रेडमार्क यूज कर लिया, एंड बिना कंसेंट के यूज किया, या गलत प्रोडक्ट, या सेम ये बीच में चला होता है। ये फीला तुमने ब्रांड सुना होगा, FILA चप्पलों का ब्रांड है, ठीक है। उसका ईला बिक रहा है और मशहूर बिक रहा है क्योंकि फीला का F अलग लिखा होता है थोड़ा सा, तो नीचे उन्होंने एक डंडी और लगा दी, ईला, चलो बिक रहा है। ये भी इन्फ्रिंजमेंट ही हुआ ना एक तरीके से। तो आप बहुत सारा ऐसे देखोगे, ये सिंपल जो तरीका है जहाँ पर एक कॉपीज बिकती है वो सब इन्फ्रिंजमेंट्स हैं। अगर किसी पर इस चीज़ से हाँ ट्रेडमार्क ने कोई वेल नोन हो गया हो और फिर वो सोचते कि कोई पे शक ही नहीं करेगा, तो वो उसकी हाँ। आग में कोई ड्रग सप्लाई कर रहा कुछ कर रहे हैं तो क्या? कहाँ पहुँच गया? नहीं, जैसे जैसे क्या? जैसे अगर नाइकी लगा लो, वो जूते बनाते हैं, ठीक है, वेल नोन है, सारे जानते हैं। मैं यूट्यूब तो- पे डाल तो वो अपने जूतों के अंदर डाल के ड्रग सप्लाई कर रहे हैं तो उन पे कोई शक क्यों करेगा? वो मैम मैं को आ कहा जाता इसको तो कट करो। कॉपीराइट आ जाता, वो आ जाता जब भी आता। क्यों? मैं तो एग्जाम कब किया तूने बंद इसको? जो स्टार्ट हुआ था ड्रग्स से। शुरू कर अच्छा दिया। ड्रग्स पे ही? उसे ना कर दिया तूने। अब तुमने डाल तो दिया सारा, बेचारे ने शुरू कराया। अरे पर फायदा नहीं। चलो चलो पढ़ेंगे आगे। A person shall be deemed to have infringed a registered trademark if he uses a trademark which is identical with or similar to the registered trademark, ठीक है। एक बंदा ने उस ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया है ये माना जाएगा अगर आपने कोई ऐसा ट्रेडमार्क यूज किया है जो किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल या तो सिमिलर है, ठीक है। हम यहाँ पर ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल पढ़ रहे थे, सेम ही इन्फ्रिंजमेंट भी होता है। इन्फ्रिंजमेंट भी तो वही बात हो गई ना कि अगर आप इन्फ्रिंज कर रहे हो तभी भी आपको रिफ्यूज किया जा सकता है, राइट। सो इफ a person shall be deemed to have infringed अगर वो यूज कर रहा है कोई मार्क which is identical or similar to a registered trademark and is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trademark is registered, ठीक है। भले आपके goods services similar ना भी हो तब भी, and the registered trademark has a reputation in India and use of the mark without due cause will take unfair advantage of or is detrimental to the distinctive characteristic or repute of the registered trademark, ठीक है। हम तुम्हारा ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, भले वो प्रोडक्ट सेम ना हो या सेम हो भी, पर अगर मान लो मैंने तुम्हारा ट्रेडमार्क यूज करके उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाने लग गए, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से तो ऐसा ही हो गया ना कि भाई अगर किसी को नहीं पता चलता कि ये ब्रांड अलग है और जो मैंने प्रोडक्ट बेचा है वो अलग है, तब वो लोगों को ब्रांड पर डाउट होने लग जाएगा कि ब्रांड ने अपनी क्वालिटी खराब कर दी है, राइट। तो एक तरीके से इट विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द रेपुटेशन ऑफ द रजिस्टर्ड मार्क, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है? आगे आ जाओ। अभी तुम्हारा ये सेकंड वाला मतलब कोई पैटर्न। ऐसा मतलब सेम ट्रेडमार्क के नाम पे कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा है जो मेन आदमी की रेपुटेशन खराब कर रहा है, ये मतलब इसका। मेन आदमी के मतलब एक ब्रांड अगर उतनी बेचता है उसी नाम से मैं सुट्टा बेचने लग गए, हो गया रेपुटेशन खराब। हाँ आपकी तो देवदर्शन। मैंने सुना है ब्रांड
नहीं, गुजरात में भी सुना है मैंने ब्रांड। यहीं पर सुना है। यहीं पर ही सुना है, यहीं यहीं पर चंडीगढ़ सुना है। फैक्ट्री है। मुझे नहीं ये ना इसके जो प्रोप्राइटर हैं हमें एक बार एयरपोर्ट पे मिल गए। किसके इसकी देवदर्शन याद भी है इसका प्रोवाइडर हुआ मुझे नहीं आता, बात जिसने उसने बताया बताई था। जो भी ऐसी, हाँ कुछ मतलब लंबी कन्वर्सेशन हुई थी जिसके अंदर पूरा, हाँ तो वो बताया था कि देवदर्शन, फिर वो गगनपुरी ऐड गाया कि अच्छा वो देवदर्शन अगरबत्ती की रेडियो पे हटा सकती है कुछ। चलो एनीवे 19 सबसेक्शन 29 वाला सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे कि ग्राउंड्स फॉर अंडरस्टैंड, ग्राउंड्स फॉर इन्फ्रिंजमेंट है ये प्लीज। अच्छा एक चीज़ है ना, प्लीज माफ करो, तुम्हारा ये एज पर 29 सबसेक्शन 2 वाला पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को पॉइंट नंबर 1 मार्क करो। इन्फ्रिंजमेंट के मोटा मोटी 3 ग्राउंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहला पॉइंट तुम्हारा यही आएगा जहाँ पर ए बी और सी है, ठीक है, जहाँ पर अगेन आइडेंटिटी सिमिलर खेला हुआ है। फर्स्ट देखो, आइडेंटिटी विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय सच, ये कौन सा हुआ? आइडेंटिटी और सिमिलर। अगला उसने बोला सिमिलैरिटी टू द रजिस्टर्ड एंड आइडेंटिटी और सिमिलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, ये कौन सा हुआ? ये नहीं है कि पॉइंट नंबर 1? ये वाला, ये दोनों, ठीक है। हम ये वाला है कि पॉइंट नंबर 1? ए जो पॉइंट है, नीचे आ ये पॉइंट नंबर 1 है, ऐसा नहीं पूरा पैराग्राफ। ये ए वाला पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ। और अगला उन्होंने बोला जब मैं यहाँ पर मिटाया था कि आइडेंटिटी विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड आइडेंटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो ये भी एक तरीके का ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल हुआ, ठीक। तो ये सारे के सारे ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल और या तो ग्राउंड्स फॉर इन्फ्रिंजमेंट हो किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट तुम्हारा है आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी बाय सच। सेकंड थर्ड पॉइंट में जो आइडेंटिटी और आइडेंटिटी है, ट्रेडमार्क भी आइडेंटिकल है, गुड्स भी आइडेंटिकल है, तो उन्होंने बोला हम मान लेंगे, इट इज अज्यूम्ड इट्स आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी सब कुछ सेम है, तो कवर्ड बाय सच रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इट इज लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक और इज लाइकली टू हैव एसोसिएशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ये मान लिया जाएगा, ये सारी चीजें इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है। तो इन्फ्रिंजमेंट का पहला ग्राउंड तुम्हारा आइडेंटिटी सिमिलैरिटी है, ये कर लोगे ना, ट्रेडमार्क में आइडेंटिकल, यहाँ पर सिमिलर, आइडेंटिकल आइडेंटिकल, सिमिलर आइडेंटिकल, सिमिलर सिमिलर, बस यही हुआ। कुछ समझ में आया? बस इतना ही। आगे तुम्हारा अब नेक्स्ट पैराग्राफ आओ, जो सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 है, लास्ट लाइन में, वो तुम्हारा सेकंड पॉइंट बनेगा। ये सेक्शन पॉइंट समझ में आ रहा है? वो छोड़ दो, आंसर में नहीं जाएगा ऐसा कुछ भी, इसलिए ठीक है, साथ में वो सारे फॉलोइंग इट और नॉट। तो सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 विल बी योर सेकंड काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। पहला, बीच का छोड़ देना। is infringed, and a registered trademark is infringed by a person if he uses such registered trademark as his trade name or part of his trade name or name of his business concern or part of the name of the business concern, या कोई भी तरीके से उन्होंने बोला। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपका ट्रेडमार्क है, ठीक है, और आपका ट्रेडमार्क है फॉर एग्जांपल मैगी, बढ़िया, मैगी उस प्रोडक्ट का ब्रांड है, राइट, उस कंपनी का नाम तो नेस्ले है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मैगी के नाम से कंपनी खोल ली। मैंने बोला कोई मैं सेम प्रोडक्ट थोड़ी है, मैं तुम्हारा ट्रेडमार्क मैगी वाले से मैगी नहीं बना रही हूँ, मैं नूडल्स नहीं बना रही हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही हूँ, मेरी कंपनी का नाम मैगी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमने आपके ट्रेडमार्क के जैसा अपना प्रोप्राइटरशिप नाम रखा है, हमने आपके ब्रांड नेम के जैसा अपना ब्रांड नेम नहीं रखा है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, हर बार प्रोडक्ट का नाम और कंपनी का ब्रांड दोनों हिमालय और लिव हमने देखा था, वो लिव 52, तो लिव 52 अपना प्रोडक्ट का ब्रांड है और हिमालय कंपनी का ब्रांड है, राइट। तो फिर क्या है, ये कर नहीं सकते? नहीं कर सकते। तो मतलब सेक्शन 29 अब 29(6) और 29(5) तुम्हारा पूरा एक पॉइंट बनेगा, सॉरी सेकंड पॉइंट तुम्हारा ये बनेगा, ठीक है। एंटायर इसका पैराग्राफ पूरा वो मार्क करके रखना, ये सेकंड पॉइंट बनेगा तुम्हारा। Section 29(6) provides that a person uses a registered trademark if in particular he affixes it to goods or packaging thereof, वो चीज का मैंने किसी प्रोडक्ट पर या पैकेजिंग पर रखा हुआ है, ऑफर्स और एक्सपोजेस गुड्स और फॉर सेल, पुट्स देम ऑन द मार्केट, स्टॉक्स देम, कुछ भी तरीके से आप उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, कोई भी तरीके से,
ठीक है। साथ ही साथ आपने अगर इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तब भी, और लास्ट में यूजेस द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑन बिजनेस और पेपर्स और इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सब कुछ कोई भी तरीके से आपने किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई करने की कोशिश की है, सारी चीज़ें इन्फ्रिंजमेंट है। आ रहा है समझ? हम बहुत स्लो जा रहे हैं, जल्दी यहाँ तक, ठीक। अगला नेक्स्ट तुम्हारा थर्ड पैराग्राफ 29(8) बनेगा थर्ड पॉइंट, साथ साथ आओ फटाफट से। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या बोला कि इज इन्फ्रिंज्ड बाय एडवर्टाइजिंग ऑफ दैट ट्रेडमार्क इफ सच एडवर्टाइजिंग टेक्स अनफेयर एडवांटेज एंड इज कॉन्ट्ररी टू द ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस, डेट्रीमेंटल ऑफ अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर या अगेंस्ट रेपुटेशन। आपने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए किसी और का ट्रेडमार्क यूज किया जिस वजह से उनकी बेइज्जती हो रही है, इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। तो इन्फ्रिंजमेंट के अंदर हमने पहले तो प्रोडक्ट खेला कि प्रोडक्ट सेम है, आपने यूज कर लिया। दूसरा हमने बोला कि प्रोडक्ट सेम है, नहीं है, हमको नहीं फर्क पड़ रहा है, आपने उनका मार्क अपने पैकेजिंग में यूज किया, आपने उनके मार्क से अपना कोई प्रोडक्ट बनाया जिसको एक्सपोर्ट किया, उनके मार्क से अपना कोई प्रोडक्ट बनाया जिसको स्टोर किया, सप्लाई किया, सब कुछ इन्फ्रिंजमेंट है। लास्ट पॉइंट, तुमने उनका मार्क यूज किया और तुमने उससे अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया। प्रोडक्ट किसी को पड़ी ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं। तुमने किसी का प्रोडक्ट है, किसी का ट्रेडमार्क है, अपने प्रोडक्ट पे चिपकाया, उसको एडवर्टाइज या तो सेल या तो सप्लाई या तो एक्सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उनकी बेइज्जती हो रही है, उनके रेपुटेशन पर हार्म, डेट्रीमेंटल इफेक्ट, जो तुम भारी भारी वर्ड लिख दोगे। यहाँ तक समझ में आया? ये सब चीजें क्या है? इन्फ्रिंजमेंट है। अब आओ सीधा तुम्हारा नेक्स्ट पेज। कुछ नहीं पढ़ना, नेक्स्ट पेज आओ। नेक्स्ट पेज कौन सा? यहाँ से लेके सेक्शन तुम्हारा 13 इसमें इनका पेज है, तुम्हारा पेज है ना, द लेजिस्लेटिव स्कीम से पढ़ना शुरू करना है। 5 पेज 517 जो है ना, चलो नेक्स्ट पेज, सेकंड लास्ट 5:1 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ। हेडिंग यही है हमारा, हमारे में 447 यहाँ तक सारा ना। 447 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ से शुरू करना है पढ़ना, या तो 517 सेकंड लास्ट पैराग्राफ से शुरू करना है पढ़ना। हाँ, ये बाकी का कट जाएगा। लेजिस्लेटिव स्कीम से शुरू करेंगे पढ़ना, दैट पैराग्राफ, ठीक है। तुम्हारा लेजिस्लेटिव स्कीम इज क्लियर दैट व्हेन द मार्क ऑफ द डिफेंडेंट इज आइडेंटिकल विद और रजिस्टर्ड। डिफेंडेंट क्यों? मेरे को तकलीफ हो रही है ना, मेरे प्रोडक्ट के साथ तुमने कॉपी किया है तो मैंने किसी पर केस किया, जो सामने वाला बंदा उसको डिफेंड करेगा, इसलिए वो डिफेंडेंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डिफेंडेंट वर्ड यूज किया है। पॉइंट समझ में आया? डिफेंडेंट। तो अब उसने जो प्रोडक्ट यूज किया, अब यहाँ पर दोबारा वही आएगा, रिलेटिव ग्राउंड वाला, आइडेंटिकल, सिमिलर, आइडेंटिकल वाला। देखो, आइडेंटिकल विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ द प्लेंटिफ एंड द गुड्स एंड सर्विसेज कवर्ड आर सिमिलर। पॉइंट समझ में आया? मैम ये अच्छा, दोनों भी रजिस्टर हो चुके हैं यहाँ पर। लेजिस्लेटिव स्कीम इज दैट देन व्हेन अ मार्क इन्फ्रिंजमेंट तो तभी होगी ना, अगर रजिस्टर होने के बाद कुछ करें। अंडरस्टैंड। देखो, हम पूरा प्रोसेस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं तुमको। हमने पहले बोला कि आपका ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल है, हम आपको रजिस्टर ही नहीं करेंगे, पर हो सकता है ना कि हो जाए। आपने किसी कोने में रजिस्ट्रेशन करवाई है, प्रोडक्ट कहीं और है, आप देख रहे हो, बेचते 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 उसकी टेरिटरी में चले गए, बेच रहे हो, अब ये इन्फ्रिंजमेंट हो सकती है एक तरीके से। पहला तुम्हें रजिस्टर नहीं करने देंगे, अब रजिस्टर हो गया है और अब तुम उसका मार्क यूज कर रहे हो, या तो तुम अनरजिस्टर्ड ही बैठे हो पर फिर भी तुम किसी और के रजिस्टर्ड बंदे का मार्क यूज करके बेचने की कोशिश कर रहे हो। इन्फ्रिंजमेंट कैन बी एनीथिंग। मतलब एक ट्रेडमार्क अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वो आपको उन्हीं लोगोज या फिर जो भी होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगा जो रजिस्ट्रार आए, मतलब जो रजिस्टर होने आए उनसे, उनसे नहीं करेगा जो ऐसे घूम रहे हैं, जो ऐसे ही घूम रहे हैं वो इन्फ्रिंजमेंट है ना, तो वो है ना infringement। हाँ ठीक है। जो रजिस्टर होने आए हैं सेम नाम के साथ, वो रजिस्टर ही नहीं होंगे, हम कोशिश करेंगे। जो रजिस्टर होने भी नहीं आए, ऐसे इधर उधर बेले बैठे हैं और आपका नाम यूज कर रहे हैं, वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं। आप केस कर सकते हो इन्फ्रिंजमेंट का उन पर, ठीक है। क्या कि भाई तुम्हारा ट्रेडमार्क तुमने कॉपी किया है, मेरा आइडेंटिकल है, तुमने मेरा ट्रेडमार्क सिमिलर किया है, तुमने सिर्फ स्पेलिंग चेंज की है, गलत बात है। तुम्हारा प्रोडक्ट मेरे से जैसा सेम है तो लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि हम भी तुम्हारे जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये चीज़ों को मना करो। इन्फ्रिंजमेंट होगा, तुम केस करोगे और केस में फिर इवेंचुअली व्हाटएवर तुम्हारा अगर कोई नुकसान हुआ होगा उसकी वजह से पूरा पूछा जाता है कि क्या उनके वो ट्रेडमार्क यूज़ करने से तुम्हारा कोई कस्टमर भाग गया, कोई तुम्हें कंप्लेन आ रही है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, कोई इकोनॉमिकली तुम्हारा कोई लॉस हुआ, एंड इवेंचुअली यू विल फाइल अ केस। यहाँ तक ठीक है। तो लेजिस्लेटिव स्कीम वाला पैराग्राफ प्लीज फटाफट से रीड करके आना, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगेन आइडेंटिटी सिमिलर आइडेंटिकल सेम लिखा हुआ है, पढ़ा ठीक है। अगला पेज आओ,
नेक्स्ट पेज देखो, लास्ट डब्बे में दोबारा शिमला किया हुआ है, वो सेम चीज़ है। फ्रेंड लोग तो पूरा पेज छोड़ देंगे, नेक्स्ट पेज आ जाओ। नेक्स्ट पेज तुम्हारा लिमिट्स ऑन इफेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आया, पहुंचे लिमिट्स ऑन इफेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक से तुम्हें कंटेंट का समझ थोड़ा दिक्कत आएगा। यहाँ पर हमने बोला कि भाई इसके नीचे अब जो लिखा है ना, ये वायोलेशन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट वायोलेशन। अब मैं तुम्हें कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, या तो मैं बोल रही हूँ कि भाई हाँ कैडबरी का नाम ले रहे हैं या मैगी का नाम ले रहे हैं, तो हम उस प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल, उस कैरेक्टरिस्टिक या उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम ले रहे हैं ना। हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना कि भाई हम कोई गलत तरीके से प्रोडक्ट को नहीं कर रहे हैं या रेपुटेशन खराब करने के लिए नहीं कर रहे हैं, या हम एनीवे वी आर नॉट यूजिंग इट टू कॉपी इट और समथिंग लाइक दैट। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे उस प्रोडक्ट का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, उससे इन्फ्रिंजमेंट थोड़ी हो गई, राइट। तो ये वाली चीज़ें होती है नॉट वायोलेशंस, ठीक है। तो ये द पॉइंट्स गिवन बिलो आर नॉट अ वायोलेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क, ठीक है। ये हेडिंग गलत अजीब से दे रखी है मैंने, मिसलीडिंग हेडिंग है, बस यहाँ पर प्लीज इसको इस हिसाब से पढ़ना कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट वायोलेशंस, ठीक है। एवरीबडी विद मी, चलो ठीक है। फर्स्ट तुम्हारा यहाँ पर क्या रखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ से सेकंड फर्स्ट ही पढ़ लो। नथिंग इन 29 shall be construed as preventing the use of a registered trademark by any person for the purpose of identifying the goods or services as those of the proprietor provided the use पहला is in accordance with the honest practices industrial or commercial nature। आप उसको ऑनेस्टली यूज कर रहे हो, कमर्शियल नेचर में उसको यूज करना उसका काम है, बेचना है आपको। अगर मैं तुम ये देखोगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर छोटे छोटे बूथ्स हैं जो वेरका के बूथ्स होते हैं, जहाँ पर सारा सामान मिलता है वेरका वाला, वो लोग तो वेरका हर एक जगह पर चिपका के रखते हैं, जहाँ नहीं दिखने वाला वहाँ पे भी वेरका लगा हुआ है। तो ये क्या रीज़न है, ये तो अपने प्रोडक्ट को, अपनी फ्रेंचाइजी को, अपनी चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हैं ना कि हम ये चीज़ बेच रहे हैं। वो ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई वेरके के नाम से अपनी थैली में दूध डाल के दे रहे हैं तुमको, राइट। तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये बोला कि इफ़ that practice of showing that trademark is an honest practice in the industrial or commercial nature, it is not infringement. Second, it is not such as to take unfair advantage or of detrimental distinctive character or repute of the trademark। हम उसके reputation का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये violation नहीं है, ठीक है। 32 वाला section talks about a registered trademark is not infringed where पहला the use in relation to goods or services or indicates the kind, quality, intended purpose, value और ये सब। आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट के नाम को यूज़ करके आप उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, वैल्यू बता रहे हो। सबसे ज़्यादा एग्जांपल तुमने इंस्टा पे देखा होगा, रील आती है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा है या ख़राब है, खरीदो इसको, वो नाच रहे होते प्रोडक्ट पकड़ के, राइट। कितना आता है वो, फिर वो पूरा इधर उधर फिट चेक ने पता नहीं क्या प्रोडक्ट का नाम हो गया, या तो तुमने वो कोई बंदा अप्लायंस खरीदता है फिर उसको बोलता है इसको बाय करो या सेल करो, ऐसा कोई अगर तुमने देखा होगा तो ये सारी क्या है, ये उस प्रोडक्ट का नाम लिया, ब्रांड का नाम लिया, खरीदा, उसकी क्वालिटी बताई, राइट। तो सामने सामने यूज हो रहा है, अनबॉक्सिंग हो रहा है, अनबॉक्सिंग वीडियोस टाइप, हाँ ठीक है। तो अभी ये सारी जो अनबॉक्सिंग वीडियोस भी हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर नथिंग बट डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट मेकिंग एनी वायलेशन। ये वायलेशन नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगला तुम्हारा trademark is registered subject to any conditions or limitations the use of the trademark in any manner in relation to goods to be sold or otherwise traded in any place or in relation to goods or be exported to any market or in relation to services for the use of valuables। कितना सारा लिखा हुआ यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जैक्टली ना तुम इसमें ना एग्जाम लिख लो, जैसे ना इस पॉइंट को जैसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारा वो कॉपीराइट वाले लॉज में कवर होता है। पर जैसे अगर मान लो कोई कॉपीराइट है किसी सॉन्ग का, ठीक है, तो उस कॉपीराइट में आपके क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट होती है कि आप वो सॉन्ग को दोबारा बना नहीं सकते हो, आप उस सॉन्ग को किसी और के नाम से नहीं कर सकते हो या कुछ भी। पर मतलब उन्हीं सॉन्ग्स के अनप्लग्ड वर्जन्स आते हैं, उसको तो कोई कुछ नहीं बोलता, राइट। तो भी वायलेशन नहीं है तभी तो, या तो कुछ टाइम पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद आप उनके अनप्लग्ड वर्जन्स बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो यहाँ पर ना हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि हर चीज़ वायलेशन नहीं होती है, कुछ चीज़ें होती है जो लॉ ही कहता है कि ये वायलेशन नहीं है भाई, कोई बात नहीं।
एग्जाम्पल, इफ़ अ प्रोडक्ट, अब जैसे मैंने अपनी क्लासेस का एग्जाम्पल लिया कि मैं क्लासेस यहाँ पर भी चला रही हूँ, साथ ही साथ कोई और बंदे ने किसी और देश में या किसी और स्टेट में सेम क्लासेस शुरू कर दी, मेरे प्रोडक्ट की या मेरी सर्विस की वैल्यूएशन नहीं होगी। यू वॉन्ट बी कन्फ्यूज, दी पीपल अटेंडिंग माई क्लास वॉन्ट बी कन्फ्यूज कि अरे ये तो कोई गड़बड़ है, कुछ इधर उधर चली गई पढ़ाना, ये हो गया वो हो गया, तुम्हें नहीं पता, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रोटेक्शन है, चीज़ों का वायलेशन होता है, पर ऐसा हर एक चीज़ वायलेशन ऐसा तुम पकड़ के मत बैठ जाओ, कुछ चीज़ें वायलेशन नहीं भी होती, ठीक है, और वो लॉ बता देगा। तो तुम्हें सिर्फ ये लिखना है कि अ ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस और लिमिटेशंस, ठीक है। इफ अ ट्रेडमार्क इज यूज्ड कॉन्ट्ररी टू द ये रजिस्टर्ड कंडीशंस और ये सब, और अपार्ट फ्रॉम दीज कंडीशंस, देन इट इज नॉट अ वायलेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि अगर वेल नोन ट्रेडमार्क है इंडिया का, ठीक है, या वो एक ट्रेडमार्क है, वेल नोन भी नहीं बोलोगे, वेल नोन भी सब जगह पर वेल नोन होता है, एक ट्रेडमार्क है जो नोन इन इंडिया है एंड इट इज यूज्ड आउटसाइड इंडिया, या तो सोल्ड विद अ सिमिलर नेम आउटसाइड इंडिया, तो फिर इट इज नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की कंडीशन ही ऐसी है कि वो यहीं पर ही फेमस है, उसकी लिमिटेशन है उसी, तो आप नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? ट्रेडमार्क वाला लॉ भी आपको एक हद तक ही प्रोटेक्ट करेगा, अगर आप उस जगह पर जाने गए हो तो ही आपका उस जगह पर प्रोटेक्शन होगा। आया समझ? पक्का? एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? सी वाला पॉइंट पढ़े अभी। मैसेज आया था मेरे पास। चलो चलो 2-4 पेज रह गए ना, नोट खत्म करते हैं, फिर ब्रेक लेंगे बस। बस तो हम ऐसे हो रहे हैं। कैसे भाई? मुस्तान ऐसे बोलो जैसे क्या मस्त लगता है तुझे बोलना? पढ़े पढ़े ऐसी रस्सी तो अच्छी लगेगी भाई। ऐसी रस्सी लोग ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट। अब सी पॉइंट में मैंने एक प्रोडक्ट, अब मैगी का एग्जांपल लेते हैं। प्रोडक्ट बनाया, मैन्युफैक्चरर ने बनाया, आगे वो बिकेगा, किसी होलसेलर के पास जाएगा, किसी रिटेलर के पास जाएगा, राइट। तो अब जब कोई बंदा मैगी के पैकेट, मतलब वो एक वाला पैकेट आता है, वो 12-12 रुपए वाला जो एक वाला होता है, 10 रुपये का आता है, 12 आपके इधर 12 का आता है, यहाँ पर ही 12 का हो गया यार वो। तो फिर कौन सा? 10 का आता है, 10 का तो आता है। अरे वो ग्राम में फर्क है उनमें, 10 वाला। हाँ तो चलो वो 10 या 12 वाला जो पैकेट है वो एक पैकेट है, ठीक है। वो कई बार तुम होलसेल में भी लेते हो, एक बड़े थैले के अंदर 12 पैकेट होते हैं, या ऐसा भी लिया जाता है, हाँ। ठीक है। तो उस बड़े वाले थैले या बड़े कार्टन या जहाँ पर भी होगा उसके ऊपर भी मैगी का थप्पा होगा। अंदर प्रोडक्ट है, तुमने बाहर भी वो थप्पा लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि ये बताने के लिए कि ये कार्टन मैगी के प्रोडक्ट का है, तो ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। जब कोई मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बेचता है और किसी रिटेलर को देता है, वो रिटेलर उसका बल्क सेलिंग करता है, पैकिंग या आइटम होगा ना, हाँ बस पैकिंग मटेरियल हो गया कार्टून, तो बस। ये सही में सारे बिजनेस वाले सब कार्टून बोलते हैं। कार्टून। सही में चलो तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ इतनी सी बात है। इन रिलेशन टू गुड्स कंसर्न इन द कोर्स ऑफ ट्रेड और कॉमर्स, प्रोप्राइटर या रजिस्टर्ड यूजर है कोई बंदा उस ट्रेडमार्क का, होता है ना सा वेरका वाले सब सामान फॉर बेचते हैं। एग्जांपल पैकेजिंग मटेरियल। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट है, देख मैंने लिखा है। ठीक है, तो अगर कोई आपका प्रोप्राइटर या रजिस्टर्ड यूजर उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, कोई प्रोप्राइटर यानी कि उसका सेलर, रजिस्टर्ड यूजर यानी कि ही इज रजिस्टर्ड एज सच, वो बेच रहा है बंदा, तो भाई ही माइट यूज इट एज अ पार्ट ऑफ, ही बल्क में बेच रहा है, या तो उसका मार्क होगा या परमिटेड यूज होगा, ये सब कुछ अलाउड है, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट पॉइंट गुड्स का है, सेकंड पॉइंट सर्विसेज का, और कुछ अलग नहीं है, ठीक। अगला आओ तुम्हारा ई वाला पॉइंट है ना, डी है मैम, डी, वो तो पता है, सी के बाद डी, पर ई वाले का ई वाले में कर ले। ई पर ही आ जाओ, डी को अच्छा, D काट पढ़ेंगे। दें? हाँ। यूज ऑफ रजिस्टर्ड Trademark being one of two or more trademarks registered under this act,
which are identical or nearly resemble each other in exercise of the right to use that mark given by registration under this act. अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज़ किया, ठीक है? The use of a registered trademark being one of two or more trademarks registered under this इसका क्या act. मतलब वन ऑफ टू हो गए बस पता नहीं कैसे One of two or more trademarks registered under this सेम act. जैसे हो गए तो रजिस्टर आपस में केस एक बंदे बहुत का सारे ट्रेडमार्क्स में से एक ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया, दो same हो गए। टू और मोर। वो सेम हो गए the use of a registered trademark, आपने एक registered trademark का use कर रहे हो, ठीक है? Which is one of two or more trademarks registered under this act. मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने अब तक बातें पढ़ी ना, हमने यहाँ पर बोला कि आपका ही आप ही एक प्रोप्राइटर हो, आपने ही ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, आपने अपने एक या दो से ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाए हैं, उसमें से एक को आप यूज़ कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ नॉर्मल ट्रेड कॉमर्स, वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, सिंपल। अच्छा ये नेगेटिव आ गया, ये नहीं पूरा है पॉइंट चल ही रहा है। नेगेटिव चल रहा है कि ये बता रहा वायलेशन है कि ये नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, नॉन वायलेशन के बाद the use of a registered trademark being one of two or more registered trademarks which are identical or nearly resemble each other in exercise of the rights to use that trademark given by registration under this act. आप एक की आपको राइट मिली है, आप उसी बंदे का एग्जैक्टली रिजेंबलिंग कोई सही प्रोप्राइटर का ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, वो भी क्या होता है इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। गुड पर्पस। ठीक है, स्ट्रेट अवे पासिंग ऑफ पर आ जाओ, अभी बाकी का रहने दो। ये नहीं है इंपॉर्टेंट ऐसा काट कूद दे दो, हाँ मजा आ गया। पासिंग ऑफ, अब पासिंग ऑफ भी एक टाइप ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ही होता है, जब आप अपने गुड्स किसी और के नाम पर बेचना चाहते हो, उसको पासिंग ऑफ कहते हैं। यू आर ट्राइंग टू पास योर गुड्स एज समबडी एल्सेस। गेटिंग द पॉइंट? मैंने ये चप्पल पर नाइकी का थप्पा लगा दिया और बेच दी, मैं अच्छा। इस चप्पल को नाइकी की बता के बेच रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू पास ऑफ माई गुड्स एज समबडी एल्सेस, ठीक है? इन्फ्रिंजमेंट हुई। हाँ। हमने तभी स्टार्टिंग में कहा था कि इन्फ्रिंजमेंट इज अ बिगर पिक्चर। कोई चीज़ जब पासिंग ऑफ होती है तो वो इन्फ्रिंजमेंट के अंदर भी आ सकती है, पर इन्फ्रिंजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही थी ना, आइडेंटिकल सिमिलर, उसके अलावा कोई बंदे को आपने हर्ट कर दिया, कोई तरह से कोई गलत प्रोडक्ट यूज़ किया या जो भी, सब कुछ इन्फ्रिंजमेंट था। तो पासिंग ऑफ स्पेसिफिकली ये है जब आप किसी और के प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क अपने प्रोडक्ट पर लगाकर उसको बेचने की कोशिश करो, पासिंग ऑफ, ठीक है? नेम यहाँ पर आप पासिंग ऑफ में यूजुअली एक वेल नोन का ही नाम आता है, ठीक है? वेल नोन वाला यूज करो तो ही तो पासिंग ऑफ का फायदा है ना। ये तो फायदा क्या, पॉइंट समझ में आ रहा है? फर्स्ट कॉपी वाले जूते हो गए जैसे, हाँ, फर्स्ट कॉपी वाली चीज हो गई। द एक्ट वो ऑफ, बहुत चलते हैं उन पे क्यों नहीं? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कंपनीज को, उनके हिसाब से उनकी मार्केटिंग ही हो रही है, हाँ ठीक है? नाउ ये पढ़ो प्लीज डब्बा। द एक्ट ऑफ द एक्ट और इंस्टेंस फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग वंस ओन प्रोडक्ट एज दैट ऑफ द अनदर। हम अपना प्रोडक्ट किसी और का बताने के बाद बेचने की कोशिश करें इन एन अटेम्प्ट टू डिसीव पोटेंशियल बायर्स। Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may be actionable as a trademark infringement. हाँ, torts में भी, ठीक है? क्या आपने डब्बा पढ़ाया ना? यहाँ तक कोई डाउट? आगे तुम्हारा ये नीचे पैराग्राफ पढ़ो, डब्बे के नीचे। With the tremendous growth in the trade and commerce, or competitors or the traders tend to imitate the well-known or reputed trademarks by imitating color scheme या तो get-up or packaging या with a view to pass off such goods or as goods of the genuine owner. ठीक है, हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को किसी और का बता के बेचने की कोशिश करते हैं। In cases of registered trademarks, the owner can move the code under this act for the infringement, whereas in case of the unregistered trademarks, the act recognizes the common law remedy of passing off. ठीक है, कई बार आप ऐसा करते हो कि अगर आपका देखो फायदा क्या है यहाँ पर, प्लीज अंडरस्टैंड, इन्फ्रिंजमेंट का केस सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो रजिस्टर्ड होगा। तो पासिंग ऑफ का अगर केस करना है तो वो भी कर पाएगा जो खुद अनरजिस्टर्ड है। मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ पर मेरा ब्रांड फेमस है, तो फिर क्या मैं प्रोटेक्ट नहीं हो सकती किसी की भी तरफ? रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं लोग? रजिस्ट्रेशन करते हैं कि भाई इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए भी, पर वो वेल नोन होने के बाद मिलती है।
रजिस्ट्रेशन इसलिए यूजुअली करते हैं ताकि सब पासिंग ऑफ जैसी चीज़ें ना हो या आपका प्रोटेक्शन ज़्यादा इट इज़ ऑथेंटिकेटेड कि भाई ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाओगे आप। Registration- कोई और बंदा सेम नाम रजिस्टर करवा लिया पहले तुमसे, तब भी पंगा है। तेरा नाम बहुत बढ़िया है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तेरे को मेरा नाम फेमस होना जरूरी होता है। वो नहीं, ये नहीं कह रहे। हर्षिता कंपनी तेरे को बहुत बढ़िया नाम लगा, तो रजिस्टर करा लिया। कल को मेरे को नहीं रजिस्टर करा तो मैंने पहले करा लिया, उस खत्म को। वो दुख तो होगा ना कि मेरा इतना बढ़िया नाम था, दूसरे बंदे ने कॉपी कर लिया। तो उसमें प्रोटेक्शन का हो। नहीं मैं तो मैंने तेरे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराया ना। मैंने रजिस्ट्रेशन होने से पहले तेरे पे केस कर सकता हूँ अगर मैं फेमस हूँ। अगर तू फेमस है तो हर्षिता कंपनी सीएस कोचिंग सेंटर अपनी तो विद फेमस प्रोफेसर अश्विन को है ना। ये तो पढ़ाने से आप कौन है? ये तो बच्चे के टर्म से ही है, तुझे ठीक कह रहा है। ये जिस बच्चे तो नहीं तो पहले क्या बच्चे का इंटरव्यू लेगा पढ़ने लायक हो तो ऐसा ऐसा तो क्या मैं नहीं पढ़ा सकता। ड्रग्स बच्चों उसमें स्कोप है मैंने आपने ये पर डाउट मेरे तक लगा नहीं था। चलो यार 4 पेज रह गए, फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है। अब अच्छा आप कैसे पास बोलते हैं ना, फटाफट करते हैं साहब, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि पढ़ लो। हाँ तो रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, जैसे नहीं है सच में रिक्वेस्ट हो रही है। तो पहली टीचर है, बेटे पढ़ लेने तो सीधा। चलो अब यहाँ पर पासिंग ऑफ अगेन, अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना। मैम बस बाहर आंधी आ गई, आंधी आ thank you। गई। पहले हम पढ़ेंगे फिर देखेंगे। थैंक यू दीदी, सही में। हमने यहाँ पर हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं अंडरस्टैंड कि पासिंग ऑफ की रेमेडी, पासिंग ऑफ के टाइम पर अगर आपको केस करना है तो वो बंदा भी कर सकता है जिसका खुद का ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड होगा। हाँ अनरजिस्टर्ड होगा, राइट। उसके साथ साथ आप एक चीज का और ध्यान रखो, अगर आपका वेल नोन ट्रेडमार्क है, ठीक है, या आपका ट्रेडमार्क बहुत टाइम से यूज में है, अब मान लो 1990 से वही ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, बढ़िया आपका चल रहा है, पर आपको कभी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने कभी सोचा नहीं कि कोई और कॉपी कर लेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बंदा कोई आया उसने रजिस्ट्रेशन करवा ली, जैसे ये कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन करवा ली वो बंदे ने, तब भी आपका प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब वो बंदा एक्चुअली वो जर्नल में आएगा और अगर तुमको पता चलता है या नहीं भी पता चलता है, यू कैन सेव इट बिकॉज यू हैव बीन यूजिंग इट फॉर सिंस अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो दैट योर प्रोडक्ट इज नोन बाय दैट and your product is known by that name, then also you can be protected even if you are unregistered. Point number 1, पासिंग ऑफ में हम रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर एक बंदा अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और उसी नाम से कोई और बंदा वही सेम प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वो अनरजिस्टर्ड वाला बंदा इन्फ्रिंजमेंट का केस तो नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट सिर्फ रजिस्टर्ड वाली चीजों की होती है, इसलिए वो पासिंग ऑफ का केस कर सकता है कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ पर मेरे नाम तो फेमस है ना, मेरे नाम से कब से मैं यही सामान बेच रहा हूँ, तो ये बंदा मेरे नाम से अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, गलत चीज़ है, इसका प्रोडक्ट भी क्वालिटी भी खराब है, अच्छी होती तो मैं करने में देता, प्रोडक्ट क्वालिटी भी खराब है, तो इस चक्कर में मैं नहीं चाहता कि वो मेरा नाम यूज करे, दैट इज पासिंग ऑफ का केस, ठीक है। व्हेन somebody else trying to pass off their goods as somebody else's, पॉइंट समझ में आया। अब रेमेडी फॉर पासिंग है, सॉरी पर्पस ऑफ द रेमेडी ऑफ पासिंग, ये कैसा टॉपिक है, पहला एक चक्री तुम्हारी बोली में जो पहला पॉइंट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडमार्क ओनर इन हिज एडवांटेजेस रिलेशन एज ही क्रिएटेड इन द मार्केट प्लेस, उसने अपने मार्केट प्लेस अपना नाम बनाया है, नाम कमाया है, उसका प्रोटेक्शन करेंगे। ऊपर तुम्हारा सेकंड पॉइंट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर और परचेजर ऑफ द गुड्स अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ इंटेंडिंग टू क्रिएट फॉल्स इंप्रेशन, जो बंदा खरीद रहा है उसके लिए उसको भी तो प्रोटेक्ट करो ना, क्योंकि वो भी तो खराब प्रोडक्ट खरीद रहा है, राइट, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और थर्ड, प्रोटेक्ट द सोशल इंटरेस्ट बाय प्रमोटिंग फेयर डीलिंग इन द मार्केट प्लेस एंड प्रिवेंट अनएथिकल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। पॉइंट समझ में आया, गलत कंपटीशन को रोकना, गलत चीज़ों को रोकना, गलत प्रोडक्ट्स को मार्केट में आने से रोकना। यहाँ तक क्लैरिटी है, आगे बढ़ें। अगला ये पैराग्राफ प्लीज आ जाओ। द प्लेंटिफ इन एन एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ हैज टू एस्टैब्लिश दैट हिज बिजनेस और गुड्स हैज अक्वायर्ड रेप्यूटेशन एंड दैट हिज मार्क हैज बिकम डिस्टिंक्टिव ऑफ हिज गुड्स अमंग द पब्लिक एट लार्ज। आपको ये साबित करना होगा कि मेरे प्रोडक्ट, मेरा सर्विस, मेरा ट्रेडमार्क सब कुछ नोन है लोगों के साथ, ठीक है, डिस्टिंक्टिव है। ही हाउएवर डज नॉट हैव टू एस्टैब्लिश द, कहाँ गया, हाँ, द फ्रॉडुलेंट इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट।
मुझे ये चीज़ नहीं बतानी कि सामने वाला बंदा मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा है। पासिंग ऑफ के लिए आपके सामने वाले बंदे को कुछ भी साबित नहीं करना है कि भाई सामने वाले बंदे के लिए आपको कुछ साबित नहीं करना है कि वो बंदा झूठा है क्या हराम है, कुछ भी नहीं बोलना है आपको। आपको ये बोलना है कि मेरा प्रोडक्ट नोन है और अगर उसने कॉपी किया तो मेरे बेइज्जती होगी, मेरे को उससे नहीं लेना देना है। वो खराब कर रहा है, उसने ऑनेस्टली किया या उसको पता नहीं था, I am not concerned. I am concerned that my product is well known, my trademark is well known, and everybody knows me for this product. So this is passing off. Thirdly, he has to establish that confusion is likely to cause damage or injure the reputation of or goodwill उसके बंदे का। उसके goodwill को, उसके reputation को harm हो रहा है जब वो बंदे ने अपने products आपके नाम से बेचे तो, ठीक है? harm होना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है? Likely to deceive ये होना चाहिए। उसके अलावा अगला पॉइंट, अगला ये महिंद्रा और महिंद्रा, यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, उन्होंने सिर्फ स्पेलिंग चेंज किया था पर लोगों को नहीं समझ में आने वाला था। सो इवेंचुअली ये महिंद्रा वाला केस जीत गए, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ केस जीत गए पर लोग जीत गए। और द अदर कंपनी जो वो महेंद्र की तरह से ना बेच रही थी सामान अपना, उनको मना किया गया, ठीक है? फालतू में नहीं वैसे, जबकि वो ठीक है, मतलब पेपर में वाला अपनी जगह ठीक है शायद। पेपर महिंद्रा गाड़ी होनी और एक महिंद्रा हाँ, एक का तो गुड्स भी अलग हो गया, कोई नाम भी आइडेंटिकल, तो चलो उस बंदे का नाम महेंद्र और महिंद्रा कितना फर्क है। हाँ, फिर भी अरे इंडियन है ना दोनों, तब मेरे हिसाब से तभी। और देख सोनी और सोनी थे जो एक वही कह रहे हैं कि पासिंग ऑफ के अंदर आप कर सकते हो। ये पॉइंट्स पढ़ लो फटाफट पे। द नेचर ऑफ द मार्क, दैट इज वेदर द मार्क्स आर वर्ड मार्क्स और लेबल मार्क्स और कंपोजिट मार्क्स, बोथ वर्ड्स लेबल से सब कुछ आपका देखा जाता है पासिंग ऑफ में कि क्या आपने उनका कलर ही मैच किया, क्या सिर्फ क्या आपने नाम मैच किया, क्या आपने कोई फोटो मैच किया, सब देखा जाता है। अगला डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस, कितना ज़्यादा सेम है। नेचर ऑफ द गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच दे आर यूज्ड, नेचर ऑफ सिमिलरिटीज, कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ गुड्स, गुड्स, क्लास ऑफ परचेजर्स की कौन सा बंदा खरीद रहा है, कि एक से बुक्स बिक रही हैं और एक है तुम्हारी अलग कोई फैक्ट्री का कोई मशीन बिक रही है, तो अलग अलग है ना, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ही अलग है। कोई भी बंदा जो किताबें खरीद रहा है वो कंफ्यूज नहीं होने वाला कि भाई मशीन क्या फर्क पड़ता है उसको, राइट? तो इट ही विल, अगर जब क्लासेस ऑफ पर्सन परचेजिंग द प्रोडक्ट बहुत अलग अलग होते हैं तब भी आपका कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। सो यू माइट लूज योर पासिंग ऑफ अ केस। अगला मोड ऑफ परचेजिंग क्या है, साथ ही साथ एनी अदर सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, मोड ऑफ परचेजिंग कैसे खरीद रहे हो, जाकर खरीद रहे हो, ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, कोई चीज़ों की डिलीवरी होती है, इंपोर्ट होता है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है? रजिस्ट्रेशन टू बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ वैलिडिटी। प्राइमा फेसी मतलब नहीं, On face of it. सामने आमने सामने ऑन द फेस ऑफ इट। प्राइमा फेसी इज सामने सामने, ऑन द फेस ऑफ इट, राइट? तो रजिस्ट्रेशन जो है ना वो प्राइमा फेसी एविडेंस है कि आपका ट्रेडमार्क वैलिड है, यानी कि सामने सामने, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था। प्राइमा फेसी फाइनल एविडेंस नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली तो जंग जीत गए दुनिया की, ऐसी नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट पहले से चल रहा था और सामने वाले बंदे ने बाद में रजिस्टर करवाया, और ऐसा नहीं होगा कि तुम जीत जाओगे, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन इज जस्ट अ सामने सामने ऑन द फेस ऑफ इट एविडेंस। भाई हाँ, एक बार का तुमको फेवर किया जाएगा, बट इफ द अदर वन वाज हैविंग यूजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अर्लियर टाइम, या चल रहा है उसका प्रोडक्ट, या ऑलरेडी वेल नोन है विदाउट इवन गेटिंग इट रजिस्टर्ड, यू माइट बी द वन हु विल विन द केस। पॉइंट समझ में आया? अगला आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, ये दोनों पढ़ लोगे? प्राइमा फेसी एविडेंस आसान है, पढ़ लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट कम टू असाइनमेंट एंड ट्रांसफर। असाइनमेंट मतलब जब तुम अपना ट्रेडमार्क किसी को और को सेल करते हो, असाइन करते हो या यूज करने को देते हो। असाइनमेंट दो हर तरीके से हो सकता है। मैंने तुम्हें अपनी अपनी पूरी कंपनी ही दे दी गुडविल के साथ, भाई लो अब से तुम हो मालिक, तो तुम सब कुछ कर लोगे, तुम्हारे नाम पर मेरा ट्रेडमार्क भी आ गया, कंपनी भी आ गई, गुड्स भी आ गए, तो तुम फिर वो रजिस्ट्रार को नहीं पोस्ट रजिस्ट्रेशन चेंजेस वो करवा लोगे और इवेंचुअली तुम वो प्रोडक्ट्स यूज करोगे। दूसरी बात ये, कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं अपना कंपनी नहीं बेच रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ट्रेडमार्क बेच रही हूँ, सिर्फ ट्रेडमार्क बेच रही हूँ कि भाई तुम इस बेच भी नहीं, राइट टू यूज दे रही हूँ, ठीक है? मेरे ट्रेडमार्क को तुम यूज करो और प्रोडक्ट्स बेचो, वो असाइनमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट है गुजरात का, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने ट्रेडमार्क को यूज करने का राइट दिया कि पंजाब में इस नाम से तुम बेच दो कुछ, असाइनमेंट हो गया, ठीक है? बना के हाँ, बनाकर बेच रहे हो तो या तो तुम मेरे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हो और बेच रहे हो, या कोई भी तरीके से असाइनमेंट किया जा सकता है। हम असाइनमेंट अलग अलग लोगों को भी दे सकते हैं। मान लिया मैंने तुमको हरियाणा का दे दिया, इसको शिमला का दे दिया, इसको पंजाब का दे दिया, अलग अलग दे दिया, राइट? तो हमने अलग अलग तरीके से भी दिया जा सकता है। असाइनमेंट एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, नॉट एक्सक्लूसिव भी हो सकता है कि सिर्फ तुम ही पंजाब में कुछ बेचोगे, एक्सक्लूसिव।
सिर्फ तुम शिमला में बेचोगे एक्सक्लूसिव, या तो हमने एक जगह पर मैं 2 को एक्सक्लूसिव दे सकती हूँ, वो तो गलत हो जाएगा कि भाई तुम दोनों के पास एक्सक्लूसिव डीलरशिप है पंजाब में बेचने की, तो झगड़ा ही हो जाएगा ना। एक्सक्लूसिविटी तो एक्सक्लूसिव होता है कि और नहीं आ सकता। हाँ, तो मतलब जब आपका अलग अलग किया जाएगा वो एक्सक्लूसिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बंदे को दे दिया कि तो एक्सपोर्ट करेगा सिर्फ, तो इंडिया में बेचेगा ही नहीं, ठीक है। ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिशन मतलब बंदा निपट गया और अब कोई और उसका ट्रेडमार्क संभाल रहा है, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो पहला असाइनमेंट entails the registered proprietor of a trademark to assign the trademark and to give effectual receipts of any consideration of such assignment। सामने उसको जैसे ही उसने असाइन किया उसका पैसे भी मिलेंगे ना उसको। तो उसने नेक्स्ट बोला सेक्शन 38 डील्स विद असाइनेबिलिटी and transferability of registered trademark with or without goodwill of the business either in respect of all goods or services or part of section 39 provides that unregistered trademark may be assigned or transferred with or without the goodwill of the business concerned, ठीक है। यानी कि अनरजिस्टर्ड वाले भी असाइन या ट्रांसफर हो सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? विद और विदाउट गुडविल मतलब अनरजिस्टर्ड कैसे होता है? हाँ, मन नहीं कर रहा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, बस अगला पेज सुबह कटवा दूंगा तो सारा है, फटाफट पढ़ लेते हैं खत्म। अब करिए मैंने 7 वाली करवाया भाई। चलो होने वाला है, खत्म होने वाला है। सेक्शन 40 सेक्शन 40 बोलता है रेस्ट्रिक्शन और असाइनमेंट की। कब असाइनमेंट नहीं हो सकता, मैं तुमको बता दिया। मल्टीपल एक्सक्लूसिव राइट नहीं दिए जा सकते, अलग अलग जगह पर एक्सक्लूसिव दिए जा सकते हैं। तुम दोनों को मैं राइट दे सकती हूँ पर तुम दोनों को एक्सक्लूसिव राइट नहीं दे सकती। ये समझ में आ रहा है कि तुम दोनों करो ना, कंपटीशन है तुम्हारे में, करो, ये किया जा सकता है, राइट। दैट इज योर फर्स्ट 40 वाला सेक्शन। एक्सक्लूसिव राइट क्या होता है? मतलब सिर्फ तेरे पास हक है बेचने का। मैं गुजरात में प्रोडक्ट बेच रही हूँ, मैंने आगे आईफोन क्या क्रिश, तो ऐसा कर पंजाब का डीलरशिप तू संभाल, एक्सक्लूसिव मैंने तुझे दे दिया। साथ ही साथ मैंने फिर इधर हर्षित को भी फोन कर दिया, हर्षित ऐसा करना कि पंजाब में एक्सक्लूसिव तेरे पास है, तो गलत दोनों नहीं कर सकते। दोनों को एक्सक्लूसिव नहीं दिया जा सकता। या तो मैं तुम दोनों को बोल सकती कि जब मैं सुन तुझे डीलरशिप दे रही हूँ, साथ ही साथ हर्षित को भी दे रही हूँ, तो तुम दोनों के पास डीलरशिप है। और मैं अपने अंदर स्टोर्स वगैरह इनफाइनाइट नंबर के स्टोर्स, हाँ वो सब तुम करो, तो जो मर्जी करते हैं। फिर तुम करो, अरे फाइनाइट सॉरी। ठीक है। यहाँ तक अगला तुम्हारा अब सेक्शन 42 स्टिपुलेट्स कंडीशंस फॉर असाइनमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क विदाउट गुडविल ऑफ अ बिजनेस। गुडविल के साथ या गुडविल के बिना कुछ भी हो सकता है ना। मैं तुम्हें पूरी गुडविल दे दी, पूरा बिजनेस दे दिया, या तो बिना सिर्फ राइट दे दिया। गुडविल के बिना मतलब? गुडविल के बिना मतलब मैंने देखो अपना प्रोडक्ट या अपना प्रोडक्ट लाइन या अपना प्रोप्राइटरशिप नहीं दी है, सिर्फ राइट दिया कि तू बेचने का राइट। हाँ, बेचने का राइट। बेचने का राइट कैसे कि तू सामान बना रहा है, बेचने का राइट। सामान तू बना रहा है, तो मेरा थप्पा यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल शिमला में तूने क्लासेस खोल ली मेरा नाम यूज करके, गुडविल ही दिया आपने एक तरीके से, आपके बोला नाम जा के साथ सकता दिया। है। हाँ, ट्रेडमार्क के साथ गुडविल आती है, पर यहाँ पर लोग उस तरीके से बात कर रहे हैं कि तुम बना गुड पॉइंट्स बना रहे हैं। बहुत इसमें से कहानियां लिखनी है, इसमें खंजर करना है, उसको चेक करना है। गुडविल के अंदर एक एक चीज समझो खाली कि गुडविल सिर्फ नाम के साथ, चलो नाम के साथ गुडविल आती है, पर काम के साथ भी आती है ना, प्रोडक्ट के साथ भी आती है। एक्चुअल गुडविल तुम्हारे सामान के साथ आती है। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे जैसे हैं, कोई बाबा है वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं ना। हाँ, तो मतलब आप उसके धब्बे से वो नहीं कर सकते ना जब तक वो बाबा अपने हाथों से दवाई नहीं देगा कुछ है। क्या? कुछ नहीं है। चलो खत्म बस यार, मैं भी पक गई हूँ, जल्दी पढ़। 43 डील्स विद असाइनेबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क वो FSSAI, ICI क्या ISI मार्क है वो, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क कम्युनिटी कौन सा पढ़ा था? वो कलेक्शन था, कलेक्टिव था। छोड़ भाई, क्या करना पड़ेगा आगे? वो आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, पहले ये पढ़ो। सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क अगर आपको मिल रहा है, मैंने तुम्हें ट्रेडमार्क दिया राइट यूज करने का, तुम सामान खुद बना रहे हो, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, तुम सामान खुद बना रहे हो, मैंने तुम्हें ट्रेडमार्क दिया है, उस सामान पे चिपका के बेच दो, असाइनिंग, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन भी यही चीज है। सर्टिफिकेशन के अंदर अगर मैं तुम सामान बना रहे हो और तुम उस सामान पर मेरा नाम का थप्पा लगाओगे, तो ISI का IFI जो भी, वो भी तो थप्पा लगाओगे ना, तो वो कैसे लगा लोगे, उसके लिए पूछना पड़ेगा तुम, ठीक है। तो असाइनिंग मेरा नाम यूज करने के लिए पूछना नहीं है, पर वो वाले मार्क्स सर्टिफिकेशन मार्क्स के लिए पूछना है, ठीक। सिंपल चीज हुई ना ये। तो नेक्स्ट आ जाओ, रिमूवल पर आ जाओ। प्रपोज यूज रहने दो, रिमूवल ऑफ ट्रेडमार्क फॉर नॉन यूज। तुमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया, सोचा था कि आज नाम करवा लेते हैं, कल को सामान बना लेंगे। 5 साल हो गए, खाली नाम ही नाम है, सामान है ही नहीं। फिर
खत्म। 5 साल तक वेट किया जाएगा आपका। तुमने सिर्फ नाम रिजर्व करके रखा है, हम बोलेंगे फिर आपका विड्रॉ करवा दो। रिजर्व मतलब मान ली मेरे को बहुत अतरंगी नाम दिमाग में आया, मैंने रजिस्टर करवा दिया ट्रेडमार्क, हर्षिता कंपनी ठीक है। अगर आपने नॉन यूज किया है 5 इयर्स तक तो आप उसको, तो रजिस्ट्रार चाहे तो बोल सकता है कि भाई ये खत्म करो इसको, अभी कोई और को यूज करने का मौका दो। हर्षिता कंपनी अगले हर्शीज तो है भाई यार, नहीं हर्षी सिमला अगला पेज, चलो फटाफट खत्म होने वाला है। अगला पेज कलेक्टिव मार्क्स। कलेक्टिव मार्क्स, अच्छा तुमने वो सीए वालों का साइन देखा है, वो सीए का टिक मार्क होता है, वो कैसे पता चलता है कि एक एसोसिएशन ऑफ सीए, ये सारे बंदे जिसका भी बाहर ये थप्पा लगा है वो सीए होगा। तुमने वो देखा है, वो ऐसा एक गुड़िया सी बनी होती है, फिर जागोग्राफ जागो आता है किरने वाली की, ये क्या, ये एसोसिएशन है। तो ये रजिस्टर्ड यूजर में कहाँ से है? हाँ ये एक new उसमें आ bounce गया, का कलेक्टिव sign मार्क्स में आ bounce। गया, डब्बा नीचे। रजिस्टर्ड यूजर में नहीं, वो काट दो, अगला पेज, तभी तो मैं बोल रही हूँ। टिक तो ना कलेक्टिव मार्क्स, अरे पहले ध्यान दे दो ना, कलेक्टिव मार्क्स, लाइक वो सीए और जागोग्राफ जागो कलेक्टिव मार्क्स एक एसोसिएशन को रिजेंबल करता है जब, ठीक है। उसके नीचे का डब्बा पढ़ना पड़ेगा तुमको, ये प्राइमरी फंक्शन है क्या है, क्या भाई वो प्रोडक्ट, अगर आप उस एसोसिएशन के हिस्से वाले हो तो उस एसोसिएशन का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हो, ये चीज़ ऐसा फील होती है हमको, ठीक है। नेक्स्ट कलेक्ट सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, वो तो आपका तुम्हारा प्रोडक्ट चेक होंगे, सब कुछ देखा जाएगा, अगर सही होगा तो तुम्हें मिलेगा। ये हो रहा था, कलेक्टिव हो रहा था, ये हो रहा था तो सर्टिफिकेशन में तो पढ़ा रही थी उस टाइम, पीछे जो स्टार्टिंग में यहाँ तक ठीक है। अगला तुम्हारा आ जाओ अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार रजिस्ट्री रीड कर लेना, इम्पोर्टेंट नहीं, रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क्स रीड कर लेना। अरे प्लीज फटाफट मार्क करो, फिर से पूछेगा क्या बोला मैडम, बोल। तेरे को कह रहे हैं भाई क्या हो रहा तेरे को कह रहे हैं क्या हो रहा अपॉइंटमेंट पे रीड मार्क करो, रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क्स पे रीड बोलने मार्क, वाली बात है कोई रीड मार नहीं करता तुम लोग पढ़ेंगे नहीं है। अगला पेज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड पब्लिकेशन ऑफ इंडेक्स कार्ड। पेन यूज करता और लग रहा है ये कार्ड नहीं ठीक है, बट डज क्या काटना है? व्हाट डज द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क कंटेन, ये तो सिंपल है, वो है ट्रेडमार्क जब आप रजिस्टर करवाते हो तो बंदे का नाम, अच्छा, और तो कंपनी इसके का वो नाम, सारे वो जान लो। सो क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट है नीचे, जो उसका वो नाम कट कर दिखाएंगे, दो। उसके डिटेल्स दे रखे हैं। ट्रेडमार्क एजेंट पढ़ेंगे, सही बंदे ने सही चीज काटी है और गलत चीज मार्क करी, ऐसा तो नहीं है ना। सही बंदे ने सही चीज काटी, मैंने सही है। थैंक यू। सही नहीं ट्रेडमार्क एजेंट, ट्रेडमार्क एजेंट कोई भी बंदा जो ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रहा है, ही कैन बी अ लीगल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर और इन द सोल एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। ठीक है। जिस बंदे को आपने मौका दे रखा है, एनी अदर एनी एफिडेविट इज रिक्वायर्ड टू डन फॉर रजिस्ट्रार, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो बंदा ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहा है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, कम से कम 21 साल का होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए साथ ही साथ, कंसिडर एज अ रजिस्टर्ड एंड प्रॉपर फिट पर्सन। मैनर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, ये वो टीएमएस वाला था ना एक साइड, नहीं ऐसा ट्रेडमार्क एजेंट के लिए एप्लीकेशन टीएमजी में जाती है। As a trademark. साथ चलो।